सो ऐसे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग एंड वेलकम बैक टू टेस्ट कोच प्राइम बाय एस चंद। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारे पूरे आईटी के सिलेबस का एक क्विक रिवीजन वन शॉट, मतलब एक ही सिंगल वीडियो में तुम्हारा एक बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं तुम्हें बता दूं दैट यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रणय मिश्रा सीके इज माय हैंडल। और सबसे तगड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस लेक्चर की जो है वो ये है कि आगे बढ़ने से पहले तो मैं एक बहुत ही क्रेजी चीज बताना चाहता हूं कि क्योंकि तुम्हारा जो आईडी का बोर्ड एग्जाम है उसमें बहुत कम टाइम रह गया है एंड यू नीड रिवीजन नोट्स टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। उसके लिए मैंने जो है तुम्हारी टेस्ट कोच प्राइम बाय एस चंद की वेबसाइट पे तुम देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हारे लिए जो है बेस्ट टॉपर नोट्स को डाल दिया एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम यहाँ पर इन नोट्स को देख पा रहे होगे, ठीक है। तुम्हें सिंपली बस लिंक को फॉलो करना है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उधर से तुम इधर पे पहुंच जाते हो एंड यू कैन सिंपली गेट दीज नोट्स फॉर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ गाइस एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर जो है हमारे टेस्ट कोच की वेबसाइट पे कुछ प्रीमियम कोर्सेज भी हैं फॉर योर सीयूईटी प्रिपरेशन। नाउ यू नो कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन के बाद में तुम्हें सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना है एंड इफ यू नीड एनीथिंग रिलेटेड टू सीयूईटी, हमारे पास में सारे हमारे बैचेस अवेलेबल हैं एंड दे आर हाईली अफोर्डेबल। उसके साथ साथ मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर सारे मास्टर टीचर्स लाइक जकी भैया, ऋतराज भैया, तानिया मैम, इनके साथ में तुम पढ़ सकते हो एंड जो भी सब्जेक्ट पे तुम्हारे को कोर्स चाहिए या जो भी प्रॉब्लम पे तुम्हारे को कोर्स चाहिए दैट इज दैट। और अगर तुम इधर पे इन बैचेस पे जाते हो एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन दीस बैचेस यू कैन जस्ट सिंपली यूज द कूपन कोड प्रणय50। और अगर तुम वो यूज करोगे तुम्हें हर एक बैच पे जो है सीधा सीधा 50% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर ये 2000 वाला बैच है ये 1000 रुपए का हो जाएगा, उसके बाद में अगर ये 2500 वाला बैच है तो ये 1250 रुपए का हो जाएगा, तो तुम्हारे काफी पैसे भी बच जाएंगे एंड दिस इज वेरी अफोर्डेबल। तुम इन बैचेस को भी यूज कर सकते हो और जो नोट्स है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से तुम नोट्स को फ्री में डाउनलोड करो एंड इफ यू नीड एनी हेल्प फॉर योर सीयूईटी प्रिपरेशंस यू कैन रेफर टू दीस बैचेस। अब हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, हम लोग स्टार्ट करते हैं तुम्हारी यूनिट 1 के साथ में, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिट 1, ठीक है। अब हम लोग यूनिट 1 के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी यूनिट 1 है, सबसे पहले तो इसके साथ में अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज जो तुम्हें बताना चाहता हूँ भाई, यहां पर से लाइक डेटा, क्योंकि तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो विद डेटाबेस। डेटाबेस एग्जैक्टली होता क्या है? देखो बहुत सारा डेटा होता है, ये चीज तुम्हें पता है ना। मान के चलो लाइक रॉ फैक्ट्स पे हमने मार्क्स मान लिए, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स, उसको हम प्रोसेस करते हैं जिससे हमें पता पड़ जाए कि पर्टिकुलरली हर बच्चे के एवरेज मार्क्स क्या है, लाइक मैक्सिमम मार्क्स क्या है, मिनिमम मार्क्स क्या है। मतलब उस डेटा पे अगर तुम कोई एक प्रोसेसिंग करते हो, ठीक है, और उसके बाद में कुछ एक इंफॉर्मेशन निकालते हो, ठीक है, तुम्हारे को जो है कोई मान के चलो मार्क्स, तुम्हारे पास बहुत सारे बच्चों के जो है मार्क्स तुम्हारे को पता थे, उस पर तुमने प्रोसेसिंग करी, ठीक है, उस पर तुमने मैथ को अप्लाई करा, मतलब उसका एवरेज निकाला, मैक्सिमम निकाला, मिनिमम निकाला और फिर एक इंफॉर्मेशन को फेच आउट किया, ठीक है, जिससे तुम्हें क्लास परफॉर्मेंस पता पड़ गई। ये पूरी एक प्रोसेस होती है जिसमें से डेटाबेस, इट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर सर्चिंग। समझ रहे हो? एक ऐसा डेटा जिसमें हम सर्चिंग कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। तो यानी डेटा को एक तरीके से प्रॉपर्ली कैटेगराइज कर देना तो एक वो डेटाबेस बन जाता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द मिनी वर्ल्ड। अब डीबीएमएस क्या होता है? ये डीबीएमएस भैया एग्जैक्टली क्या होता है? इट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इतनी बात समझ लो। सो सॉफ्टवेयर टू क्रिएट, मेंटेन एंड यूज अ डेटाबेस, ठीक है। अब यहां पर से अगर तुम देखोगे डीबीएमएस जो होता है उसके प्रोज और कॉन्स क्या क्या होते हैं। सो एडवांटेज ये है दैट दिस रिड्यूसेस द डेटा रिडंडेंसी, है ना, मतलब कि कोई रिपीटिशन नहीं होता है डेटा का, फिर कैसा नहीं है कोई डेटा बार बार रिपीट हो रहा हो। उसके साथ साथ जो है ये कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करता है, ये डेटा शेयरिंग को इंप्रूव करता है अक्रॉस मल्टीपल यूजर्स। उसके साथ साथ जो है ये बेटर सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को जो है प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ उसके कॉन्स भी होते हैं, लाइक इसकी जो ना कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। एक डेटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट होती है वो जनरली बहुत ज्यादा होती है और उसकी सिक्योरिटी एंड रिकवरी जो है वो एक तरीके से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो है अगर हम लोग गाइस आगे बढ़ते हैं, सो यहाँ से जो नेक्स्ट चीज आ रही है, अब सबसे पहले तो अगर तुम देखोगे एक रिलेशनल मॉडल को, ठीक है। अब यहाँ पर से डेटा ऑर्गेनाइज एज टेबल्स ऑफ वैल्यूज। सो यहाँ पर अगर तुम देखते हो सबसे पहले तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ चीजें होती हैं, ठीक है। पहले एक रिलेशन, सो इट इज द एंटायर टेबल। समझ रहे हो? रिलेशन तुम्हारा क्या हो गया? द एंटायर टेबल इज रिलेशन। उसके बाद में टपल क्या होती है? इट्स अ रो, ठीक है। अ रो, वन यूनिक इंस्टेंस ऑफ डेटा, ठीक है। अब टपल जैसे कि तुम्हारे को पता है, टपल इज समथिंग जो कि चेंज नहीं हो सकता, ऑल्टर नहीं हो सकता, जो कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो इट्स अ स्पेसिफिक रो और एक इंस्टेंस ऑफ डेटा होता है। उसके बाद में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जैसे कि ये कॉलम्स हो गए, ठीक है, इनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे नेम अगर एक पर्टिकुलरली एक एट्रीब्यूट है तो वो नाम ही बता रहा है, ठीक है। सो दिस डिफाइंस द मीनिंग। उसके बाद में जो है डोमेन। अब डोमेन एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे यहां तुम ये 20 देख पा रहे हो, सो इट इज द डेटा टाइप सेट ऑफ पॉसिबल वैलिड वैल्यूज, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। अब यहां पर से अगर तुम इन सारी चीजों को देखते हो, सबसे पहली चीज तो याद रखना, द मैथ इज दैट डिग्री क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब कॉलम्स कितने हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? डेटा की डिग्री बोल देते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है दैट इज द कार्डिनलिटी, सो दैट इज द नंबर ऑफ टपल्स, मतलब रोज कितनी है, ठीक है। सो ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है कि भैया कॉलम्स जो है वो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स को प्रोवाइड करते हैं और उसको हम लोग डिग्री बोल सकते हैं। सो
CAD ऐसे करके तुम याद रख सकते हो। उसके बाद में जो तुम्हारी कार्डिनलिटी है, ठीक है, सो रोज जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं, और ये तुम्हारे को क्या बोली जाती है, लाइक कार्डिनलिटी बोली जाती है। तो इस तरीके से तुम लोग जो है इसको सिंपली याद रख सकते हो गाइस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे को और याद रखनी है, दैट ऑर्डरिंग ऑफ टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स डज नॉट मैटर। ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, कि उनकी ऑर्डरिंग क्या है, वो किस एक रो या किस एक जो है पर्टिकुलर कॉलम में आ रहे हैं। नो टू टपल्स कैन बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल। ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है कि दो टपल्स अगर डेटाबेस जो है फिल्टर आउट है और प्रॉपरली जो है सेग्रीगेटेड है, तो वहां पर से दो टपल्स एग्जैक्टली कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन को, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहे होंगे। गोइंग हेड अगर हम आगे बढ़ेंगे, सो यहाँ पर से हम लोग कुछ कुछ रिलेशनल कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो यार देखो, एक की फनल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि कीज आर देयर, और की का फनल क्या होता है, सबसे पहले होती है तुम्हारी सुपर की, ठीक है, एंड इट इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल, ठीक है। एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो कि यूनिकली जो है एक टपल को आइडेंटिफाई करता है। वेर फिर आ जाती है, देखो ये सुपर की, एसके के बाद में तुम्हारी आती है सी के, ठीक है। सो कैंडिडेट की, अब यहां पर अगर तुम देखोगे, दिस इज द मिनिमल सुपर की, कैन नॉट रिमूव एन एनी एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद में फिर इसके भी अंदर आती है तुम्हारी पी के। सो ये तुम्हारे को याद रखना है दैट सबसे पहले आती है सुपर की, फिर आती है तुम्हारी लाइक कैंडिडेट की, एंड देन उसके बाद में आती है तुम्हारी प्राइमरी की, ठीक है। सो ये जो प्राइमरी की होती है, इट इज द चोजन कैंडिडेट की अंडरलाइंड इन दी स्केमोस, लाइक स्केमास, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। उसके बाद में गोइंग हेड, अदर कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, जैसे डोमेन की अगर हम लोग बात करते हैं, सो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, मस्ट वॉच द एट्रीब्यूट्स डेटा टाइप के, वो किस तरीके का, आप जैसे एज की बात कर रहे हो तो नंबर में होगा ना, कोई एज जो होगी वो पर्टिकुलरली ऐसे तो होगी नहीं कि हमने जो है एज में कोई नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में जो है नल वैल्यू क्या होती है, इट्स यूज्ड फॉर अननोन मिसिंग इन्फो, मतलब जो हमारे को ना पता हो। सो इट्स लाइक नॉट नल प्रिवेंट्स दिस, ठीक है। उसके बाद में एंटिटी इंटीग्रिटी, मतलब कि द प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। ये चीज याद रखना कि जो प्राइमरी की होती है, ये जो प्राइमरी की होती है, एकदम एकदम जो फनल का भी लास्ट पार्ट है, मतलब सुपर की से, कैंडिडेट की से जब तुम प्राइमरी की तक पहुंचते हो, वहां पर वैल्यू नल नहीं हो सकती है। उसके बाद में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, दिस यूजेस अ फॉरेन की, एक फॉरेन की होती है एफ के, व्हिच चेक्स दैट डेटा इन रेफरेंसिंग रिलेशन मैचेस अ रेफरेंशियल लाइक रेफरेंस्ड पी के इन अनदर टेबल। समझ रहे हो कि अगर तुमने फॉरेन की को उठाया है और एक कोई और टेबल है, एक और डिफरेंट टेबल है, टू डिफरेंट टेबल्स आर देयर, और अगर तुम प्राइमरी की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो मैच खानी चाहिए इस टेबल की भी फॉरेन की से और इस टेबल की भी फॉरेन की से। अगर किस चीज में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमारा रेफरेंस सेम है, ठीक है। उसके बाद में जो है अगर हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सो यहां से जो है लाइक नेक्स्ट जो चीज आ रही है, दैट इज एसक्यूएल। अब एसक्यूएल तो तुम्हारे को बताइए भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई, एंड इट्स नोन एज दी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं भाई एसक्यूएल के, एक होता है डीडीएल व्हिच इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, दिस डिफाइंस दी स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट्स, वेयर इज एक दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज डीएमएल, एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। सो ये इंसर्ट करता है, मॉडिफाई करता है, डिलीट करता है डेटा को, मतलब कुल मिलाकर के चेंजेस करता है। यहां पर अगर तुम लोग बात करोगे तो ये डिफाइन करता है, ठीक है, तो तभी इसके लिए हमने डेफिनेशन रखा है। उसके बाद में जो मॉडिफाई कर रहा है उसके लिए हमने एम रखा है, मतलब कि मैनिपुलेशन, ठीक है। ये एक बेसिक सी चीज के थ्रू तो मैंने जो है इजिली याद रख सकते हो। उसके बाद में अगर तुम देखोगे, सो डेटाबेस के लेवल कमांड्स क्या क्या होता है, मतलब किस तरीके के प्रॉम्प्ट्स देते हो, किस तरीके के अगर तुम कमांड्स देते हो तो क्या होता है। सो अगर माई एसक्यूएल क्रिएट डेटाबेस स्कूल, ठीक है, तो ये एक नया डेटाबेस बना देगा। क्रिएट का मतलब जस्ट क्रिएट्स अ ब्रांड न्यू डेटाबेस। उसके बाद में जो है शो डेटाबेसेस, तो जो लिस्ट ऑफ डेटाबेस होगी हमारे पास वो आ जाएगी। सो दिस लिस्ट ऑल एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑन द सर्वर। उसके बाद में जो है यूज स्कूल। अब अगर तुम्हें स्कूल जो तुमने एक डेटाबेस बनाया था उसे यूज करना है, सो दिस टेल सर्वर विच डेटाबेस टू वर्क ऑन, ठीक है। उसके बाद में जो है ड्रॉप डेटाबेस स्कूल। अब ड्रॉप अगर तुम लोग यूज कर रहे हो, सो याद रखना दिस डिलीट्स दैट डेटाबेस इंटायरली। अगर तुमने ड्रॉप लिख दिया, एक अगर तुमने कमांड दे दिया कि ड्रॉप द डेटाबेस, सो भाई साहब तुम्हारे पास में वो जो डेटाबेस होगा वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नेक्स्ट चीज क्या आ रही है, नेक्स्ट चीज जो आ रही है दैट इज द कॉमन एसक्यूएल डेटा टाइप्स, ठीक है। किस किस तरीके के वो होते हैं, सबसे पहले तो एक टेक्स्ट टाइप के होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर से जो है ये जो टेक्स्ट वाले होते हैं इसमें जो है दो तरीके की चीजें होती है। सबसे पहले तो एक होता है कैरेक्टर एन, ठीक है, जो कि एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग तुम लोग जानते हो क्या होती है ना, तुमने जावा में भी थोड़ी बहुत पढ़ा रखी है कि स्ट्रिंग इज बेसिकली नथिंग बट, जैसे अगर हम लिख रहे हैं लेट्स सपोज विजय, ठीक है, सो इसकी एक इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4, ठीक है, और ये कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम एक लाइन में अरेंज कर देते हैं। सो दैट इज अ स्ट्रिंग, और उसको हम लोग कैर के थ्रू लेते हैं। फिर एक होता है वेर कैर, जिसको जो है बेसिकली तुम लोग वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होती है, जिसकी मैक्सिमम जैसे कि एक सिर्फ सिंगल कैरेक्टर आ पाएगा। तो ये चीज तुम्हें याद रखना है कि इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर आ पाता है, वेरस ये एक फिक्स्ड लेंथ की स्ट्रिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम लोग डेट की बात करते हैं, तो डेट हमेशा याद रखना गाइस कि ये हमेशा जो तुम्हारा ऑर्डिनरी फॉर्मेट होता है उसमें नहीं ली जाती है। अब जैसे अगर हम लोग आज की डेट की बात करें, एक एग्जांपल डेट की बात करें, सो 2014 03, सो दिस इज मंथ्स MMDD, सो वाई बाय वाई
MMDD, इस फॉर्मेट में तुम लोग डेट्स को लेते हो। उसके बाद में नंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, अब नंबर्स हम जानते हैं भैया दो तरीके के होते हैं। तो एक तो हो जाते हैं नॉन फ्रैक्शनल, एक हो जाते हैं फ्रैक्शनल। नॉन फ्रैक्शनल इंटीजर्स हो जाएंगे, सो यहाँ पर से तुम्हें होल नंबर्स लेने होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 5 6 7 8 9। और यहाँ पर जो डेसिमल्स होते हैं, अब ये अगर तुम देखोगे इसका इनपुट m और d के हिसाब से दे रखा है, सो दिस इज मोर लाइक कि यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट नंबर होता है। m इज द टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड d डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब अगर तुम देखते हो ऐसे, तुम लिखते हो 5 2, दिस अलाउज अप टू व्हाट, ये जो है बेसिकली लाइक 999.99 इधर तक अलाउ करेगा कि भाई टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इसमें, 5 है, ठीक है, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 5 है। लेकिन जो डेसिमल फिगर्स हैं वो कितनी है, 2 है, ठीक है। तो तुम याद रख सकते हो कि इसका जो इनपुट तुम m और d दे रहे हो, ये जो है टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए है, और ये जो तुम d दे रहे हो ये तुम्हारी डेसिमल फिगर्स के लिए है, मतलब पॉइंट के बाद में जो है कितनी फिगर्स आने वाली है। उसके बाद गाइस अगर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सो यहाँ से जो है जो नेक्स्ट चीज आ रही है, अब यहां से जो है क्रिएटिंग दी टेबल्स। अब डीडीएल तुम ये चीज जानते हो, क्या डिफाइन करना हो जब स्ट्रक्चर को, तो हम डीडीएल का इस्तेमाल करते हैं, मैनिपुलेट करना हो तो हम डीएमएल का इस्तेमाल करते हैं। तो डीडीएल एग्जैक्टली है क्या? अब देखो, सबसे पहले तो कमांड दिया हमने क्रिएट टेबल, दिस डिफाइंस कॉलम्स, डेटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। सो हम कैसे उसको जो है डिफाइन करते हैं, सो क्रिएट टेबल टीचर। अब अगर हम एक नई टेबल बना रहे हैं टीचर नाम से, लेट सपोज, तो हमने यहाँ पर एक टीचर आईडी इंटीजर प्राइमरी की, ठीक है। तो ये हमने जो है टीचर आईडी जो है यहाँ पर से एक इंटीजर तो हमने डिफाइन कर दिया किस तरीके का डेटा है, उसके बाद में ये उसकी प्राइमरी की है। देन उसके बाद में फर्स्ट नेम वेरचर 20, ठीक है। अब ये जो वेरचर 20 हमने ले रखा है, यहाँ पर से जो है मैक्सिमम लेंथ डिफाइंड है। उसके बाद में नॉट नल, उसके बाद में सैलरी डेसिमल। अब सैलरी जो है, ठीक है, तुम देख सकते हो कि 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, जिसमें से 2 डेसिमल फिगर्स हैं। उसके बाद में डिफॉल्ट 40,000। उसके बाद में जो है लाइक डेप्थ नंबर इंटीजर चेक। अब ये तुम देख रहे हो चेक, अगर वर्ड तुम कहीं पर भी भाई यूज कर लो अपने कंप्यूटर्स में, यू नो दैट वेल, कि हम कुछ चेक कर रहे होते हैं, हमको एक कंडीशन लगा रहे होते हैं। सो हमने यहाँ पर लिख दिया है दैट इट शुड बी बिलो देन और इक्वल टू 110, ठीक है। तो एक कंडीशन लगानी होती है। उसके बाद में जो है फॉरेन की लाइक डिपार्टमेंट नंबर, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट, और यहाँ पर तुमने डिपार्टमेंट आईडी दे दी। सो दिस वैलिडेट्स द रेंज, ठीक है। सो यहाँ से ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। सो याद रखना कि जो ये फॉरेन की तुमने अगर लाइक उसके ड्रॉप को लाइक ड्रॉप एक्शंस करने हो, ठीक है, जो फॉरेन की दे रखी है, सो दिस कैन स्पेसिफाई ऑन डिलीट और ऑन द अपडेट बिहेवियर। सो अगर तुम मान के चलो ये यूज करते हो सेट नल या कैस्केड, दिस चेंज लाइक चेंजेस द कैस्केड डाउन और रेस्ट्रिक्ट व्हिच ब्लॉक्स द चेंज, है ना। सो यहां पर से तुम क्या यूज कर सकते हो, यू कैन सिंपली यूज DESC टीचर टू व्यू द टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो DESC का तुम यूज कर सकते हो, जो कि तुमने फिर यहाँ पर नाम रख दिया ऑफ द टेबल, ठीक है। और यहां से तुम जो उसके डेटाबेस को जो है व्यू कर सकते हो, टेबल स्ट्रक्चर को जो है व्यू कर सकते हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज आ जाती है कि भैया देखो मैंने बना लिया, मैंने डिफाइन करना सीख लिया। अब नेक्स्ट चीज थी मेरी DML। DML इज लाइक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पर मैनिपुलेशन करना है। सो देखो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर लाइक तुमने कमांड दिया इंसर्ट इनटू व्हिच एड्स न्यू टपल्स रोज टू द रिलेशन, ठीक है। टपल तुम जानते हो दैट्स रोज, है ना, कार्डिनलिटी। सो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, अब हमें ये मान के चलो भैया इंसर्ट करानी हो, ठीक है, तो हम इसको इंसर्ट इनटू फंक्शन को यूज करते हैं। मेथड 1 होता है एग्जैक्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, कि तुम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ काम कर रहे हो, वेयर इज यहाँ पर ये होते हैं तुम्हारे एक्सप्लिसिट कॉमन लाइक कॉलम्स व्हिच इज द मेथड 2। पहले हम लोग जो है मेथड 1 को देख लेते हैं। सो मेथड 1 में क्या है, वैल्यूज मस्ट मैच। ये चीज याद रखना कि वैल्यूज वाली बात है, दे मस्ट मैच। उसके साथ साथ यू क्रिएट टेबल कॉलम ऑर्डर परफेक्टली। सो इंसर्ट इनटू टीचर, तुमने वैल्यूज दे दी है 101 शनाया बत्रा एफ और 50,000। अब ऐसे करके तुमने वैल्यूज को पास कर दिया। वेर एज अगर तुम लोग यहां पर से एक्सप्लिसिट लाइक कॉलम्स मेथड के साथ में आगे बढ़ते, सो ऑर्डर डजंट मैटर, मिसिंग कॉलम्स ऑटोमेटिकली गेट डिफॉल्ट और नल, ठीक है। मतलब याद रखना कि अगर कोई मिसिंग कॉलम होगा तो उसको जो है ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट या फिर नल वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके अलावा जो है इंसर्ट इनटू टीचर्स तुम ऐसे लिखते हो सिंपली फर्स्ट नेम, टीचर आईडी एंड जेंडर। अब ये तुम देख रहे हो कि तुमने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया एंड वैल्यूज आर मोर लाइक की शनाया 101F, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसमें पूरी फिलिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज क्या आ रही है, नेक्स्ट चीज आ जाती है तुम्हारी मॉडिफाइंग दी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो अगर तुम्हारे को मान के चलो स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पर तुम देखते हो सबसे पहले तो ऑल्टर टेबल कमांड एक होता है, ऑल्टर टेबल विच चेंजेस दी बेस और द बेस स्कीमा, या फिर तुम्हारे स्ट्रक्चर को ही जो है पूरा चेंज कर देता है। सो यहाँ पर से अगर तुम देखोगे सबसे पहले तो ऑल्टर टेबल दिस चेंजेस द बेस, है ना। तो सबसे पहली चीज ऐड कॉलम, अगर तुम्हें जो है कॉलम को ऐड करना हो, सो ऑल्टर टेबल टीचर ऐड एज इंटीजर,
ठीक है, इस तरीके से तुम लिख सकते हो। सेम वे अगर तुम्हें कॉलम को ड्रॉप करना हो, डिलीट करना हो, तो यू कैन सिंपली राइट ऑल्टर टेबल टीचर ड्रॉप एज, है ना, तो तुमने ड्रॉप लिख दिया। उसके बाद में यहां पर से तुम देखोगे कीज के बारे में। सो सबसे पहले तो ऑल्टर डिफॉल्ट मतलब ऑल्टर टेबल टीचर आफ्टर सैलरी साइड डिफॉल्ट 30,000, है ना, तो तुम्हें लाइक डिफॉल्ट को अगर चेंज करना था तुमने वो चेंज कर दिया। उसके बाद में अगर कीज को ड्रॉप करना हो, सो ऑल्टर टेबल टीचर ड्रॉप प्राइमरी की, है ना, तो ये तरीके से तुम लोग काम कर रहे हो। तो अच्छा, उसके अलावा याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ड्रॉप टेबल डिलीट्स द एंटायर टेबल एंड इट्स डेटा। अगर तुम टेबल ही डिलीट कर देते हो तो फिर बात ही अलग हो जाती है। So, अब अगर तुम्हारे को मान के चलो मॉडिफाई करना है कंटेंट को डीएमएल में, सो यहां पर से तुम देखोगे सबसे पहले तो मॉडिफाइंग दी रोज, कैसे तुम जो है रोज को मॉडिफाई कर सकते हो। तो तुम सबसे पहले जाते हो अपडेट टीचर लिखते हो, ठीक है, यू सेट सैलरी एज 55,000। अब यहां पर तुमने क्या किया, यू हैव टोल्ड हिम लाइक व्हाट टू चेंज एग्जैक्टली, सो मैथ इज अलाउड, ठीक है, सेट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस 5,000, ठीक है। उसके बाद में टीचर आईडी तुमने लिख दिया 101। तो यहां पर से तुम क्या कर रहे हो कि कौन सी रोज को चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम लोग रिमूव करना चाहते हो, रोज को डिलीट करना चाहते हो, सो डिलीट फ्रॉम टीचर वेयर टीचर आईडी इज इक्वल्स टू 101। तो तुमने ये बता दिया जहां टीचर आईडी 101 है तो उधर से डिलीट कर दो। तो इस तरीके से यू कैन डिलीट। सो याद रखना भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मिसिंग द वेयर क्लॉज डिलीट्स ऑल रोज, ठीक है। अगर तुम वेयर नहीं लिखोगे, ठीक है, तुमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं 101 की बात कर रहा हूं, तो वो सारी की सारी रोज को जो है डिलीट कर देगा। ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। डिलीट फ्रॉम द टीचर लीव्स एन एम्प्टी टेबल, ठीक है। अगर तुमने लिख दिया कि डिलीट फ्रॉम लाइक द टीचर टेबल, सो वो पूरी टेबल को ही खाली कर देगा फिर एकदम, ठीक है। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो डेटा रिट्रीवल, अगर तुम्हारे को जो है रिट्रीव करना हो डेटा को, तो तुम लोग किसका यूज करते हो, द सेलेक्ट कमांड। सो यहाँ पर तुम देखोगे उसका कोर सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट, ठीक है। फिर तुम कॉलम्स लिखते हो, यूज एस्ट्रिक्स फॉर ऑल कॉलम्स, ठीक है। अगर तुम एस्ट्रिक्स वहां पर डाल दोगे तो तुम्हें पता है कि वहां पर सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द टेबल। मान के चलो अभी तक तुम लोग जो है टीचर का ही इस्तेमाल कर रहे थे, तो अगर वही तुम लिख देते हो वापस से, ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पे, सो वेयर वेयर तुम्हें ये लाइक बताना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है। ऑप्शनल लॉजिकल फिल्टर है ना, कि कहां से क्या क्या हटाना है। उसके बाद में जो है स्पेशल कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं, एक होता है कीवर्ड डिस्टिंक्ट व्हिच रिमूव्स डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट्स, है ना, कोई अगर डुप्लीकेट रो है तो वो हटा देता है। दिस सिलेक्ट द डिस्टिंक्ट लाइक डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम द टीचर्स, तो फिर उसमें से जितनी भी ऐसे एकदम डिस्टिंक्ट यूनिक रोज होंगी वही रहेंगी, और जितनी भी रिपीटेड होंगी वो हट जाएंगी। उसके बाद में इज नल इज नॉट नल, ये तुम चेक करने के लिए देखो याद रखना, इज आता है तो इस जैसे चेक में तुम्हारा जो एक कंडीशन आ रही थी, इस में भी हम कुछ चेक ही करते हैं। सो इट्स यूज्ड टू टेस्ट फॉर मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। तुम यहां से पता लाइक कर लेते हो कि कोई वैल्यू नल है या फिर नल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो है अब यहां पर से अगर पैटर्न मैचिंग को हम देखेंगे तो देखो सबसे पहले तो गाइस जो ये परसेंट साइन होता है, दिस रिप्लेसेस दी जीरो और मोर कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर तुम देख देते हो एस परसेंट, सो दिस इज मोर लाइक एनी लाइक वर्ड स्टार्टिंग विद एस। उसके बाद में जो है यहाँ पर अगर तुम अंडरस्कोर का यूज करते हो, सो दिस रिप्लेसेस एग्जैक्टली वन कैरेक्टर, ठीक है। ये सिर्फ एक कैरेक्टर को रिप्लेस करता है। एग्जांपल के तौर पे अगर तुम ऐसा लिख देते हो, सो दिस एग्जैक्टली 5 लेटर वर्ड स्टार्टिंग विद एस, ठीक है। अगर तुम उसके आगे 4 अंडरस्कोर लगा रहे हो तो सो यहां पर से तुमने अगर एस लिखा है तो ये क्लियर है कि भाई एस से स्टार्ट हो रहा है, बाकी उसके आगे 4 लेटर्स और होंगे, सो इट्स अ 5 लेटर वर्ड, ठीक है। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो यहां से अगर जैसे ही तुम लोग आगे बढ़ोगे, अब सबसे पहले तो नेक्स्ट चीज क्या आ रही है, नेक्स्ट चीज तुम्हारी आ रही है कि भाई साहब तुम्हारे को जो है समझना है कि ऑर्डरिंग प्लस एग्रीगेट फंक्शंस कैसे काम करते हैं। सो इफ यू ऑर्डर बाय लाइक दी सॉर्टिंग रिजल्ट्स, जैसे कि ए एस सी है ना, यहां से अगर तुम ए टू जेड या 1 to 10 स्टार्ट करते हो, या फिर जो है तुम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो तो तुम Z to A या फिर 10 to 1 जो है इस ऑर्डर में स्टार्ट कर रहे हो, तो सिंटेक्स इसका ऑर्डर्ड बाय द फर्स्ट नेम डिसेंडिंग या फिर लास्ट नेम ASC, तो ऐसे करके तुम डिसेंडिंग या असेंडिंग को यूज करते हो। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है तुम्हारी एग्रीगेट फंक्शंस क्या क्या है, तो एक तो होता है काउंट, ठीक है, एंड दिस काउंट्स द नंबर ऑफ टपल्स, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ टपल्स है, रोज है, ठीक है। सो काउंट ऑल रोज, ठीक है। अगर तुम एस्ट्रिक्स डाल दोगे, एस्ट्रिक्स तो तुम्हें ये चीज याद ही रखनी है कि भाई ये कलेक्टिव डेटा के लिए, कलेक्टिव कॉलम्स या कलेक्टिव रोज की हम बात कर रहे हैं तब यूज करते हैं। उसके बाद में अगर हम सम की बात करें, सो यहां से तुम्हें टोटल सम पता पड़ जाता है, जिससे तुम्हें एक न्यूमेरिक वैल्यू पता पड़ती है। उसके बाद मैक्सिमम या मिनिमम तुम जानते हो, हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू को निकालने के लिए हम यूज करते हैं। एवरेज का इस्तेमाल हम लोग एवरेज वैल्यूज के लिए करते हैं। सो ये चीज तुम्हें याद रखना है। यूज एएस टू क्रिएट कॉलम एनालिसिस, है ना, मतलब अगर तुम लिख देते हो सम सैलरी एस लाइक एज टोटल सैलरी, ठीक है, तो तुम लोग जो है कॉलम एनालिसिस बना सकते हो। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे गाइस, ठीक है, सो इफ वी विल प्रोसीड, नेक्स्ट चीज जो आ रही है, सो जो नेक्स्ट चीज है गाइस उसके साथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ग्रुपिंग डेटा। अब अगर तुम ग्रुपिंग डेटा की बात करते हो, सो यहां पर से तुम ग्रुपिंग करते हो दो क्लॉजेस के थ्रू, ग्रुप के थ्रू या फिर तुम लोग जो है हैविंग के थ्रू जो है एक ग्रुप्ड डेटा पे काम कर रहे हो। तो सो इसको अगर तुम देखो, मान के चलो तुम्हारे पास में बहुत सारे रॉ डेटा स्क्वायर्स, ठीक है, अगर तुम उन्हें ग्रुप कर दोगे तो वो बंडल स्क्वायर्स बन जाएंगे। अब इन्हीं पे अगर तुम्हें चेकिंग करनी हो, सो हैविंग का तुम यूज करके फिल्टर्ड रिजल्ट्स निकाल सकते हो। अब जैसे कि अगर सिंपल देखेंगे हम लोग, अगर तुम्हारे पास में ग्रुप बाय फंक्शन मतलब ग्रुप का यूज करते हो, सो ग्रुप बाय में अगर तुम यूज करोगे, सो जैसे कि अगर तुमने लिख दिया सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक्स मतलब पूरे कलेक्टिव डेटा को उठा रहे हो,
एज नंबर ऑफ टीचर्स, फ्रॉम टीचर्स, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो तुमने ये क्लियर कर दिया कि कैसे तुम्हारे को जो है बंडल करना है। उसके बाद में इफ यू वांट टू चेक, तो फिर तुम लोग क्या करते हो, हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करते हो। दिस अप्लाइज अ कंडीशन फिल्टर टू द ग्रुप्ड रिजल्ट्स, याद रखना इस चीज को। एंड अनलाइक वेयर which filters the raw individual rows, ये रॉ इंडिविजुअल रोज को नहीं उठा रहा है, ये बंडल्ड डेटा को उठा रहा है। सो यहां पर से ग्रुप्ड डेटा जो है उसको उठा करके ये चेक कर लेगा। सो दिस ओनली शोज द डिपार्टमेंट्स विद लाइक मोर देन वन टीचर। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसको यूज कर रहे होते हैं। अब इसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो यहाँ से जो नेक्स्ट चीज आ रही है दैट इज दी तुम्हारी मल्टीपल टेबल्स, जिसमें हम लोग ज्वाइंस या सब क्वेरीज को यूज करते हैं। तो देखो ज्वाइंस की अगर हम लोग बात करें, विच इज मोर लाइक कंबाइनिंग दी टेबल्स। अगर तुम्हें जो है एक इंटरसेक्शन भी देखना हो, ठीक है, अब जैसे बहुत सारी भाई मान के चलो तुम्हारे पास में मल्टीपल टेबल्स एंड यू हैव टू कंबाइन देम। तो सबसे पहले तो एक होता है लाइक क्रॉस ज्वाइन मेथड, ठीक है, जहां पर से तुम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। नो वेयर क्लॉज, इसके अंदर कोई वेयर क्लॉज नहीं होता है। एवरी रो इन टीआई कंबाइंस विद द एवरी रो इन लाइक टी1 एंड टी2 की सारी रोज जो है, ठीक है, एवरी रो इन टी1, याद रखना टी1 है और हमारे पास में टी2 है, एक टेबल 1 है एक टेबल 2 है, इसकी सारी रोज कंबाइंस विद एवरी रो इन टी2, ठीक है। तो यहां पर इसकी सारी रोज के साथ में जो है एक हमारे को एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाता है। उसके अलावा जो है एक होता है इक्वे ज्वाइन, ठीक है। अब इक्वे ज्वाइन में हम लोग क्या करते हैं, सो कनेक्टिंग टेबल्स यूजिंग अ कॉमन की, ठीक है। तुम लोग यहाँ पर एक कॉमन की के बेसिस पे जो है क्या करते हो, तुम लोग कनेक्ट कर देते हो। सो लेट सपोज वेयर डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू टीचर डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। उसके बाद में अलाइसेस बनाते हैं, वी यूज एज टू रिजॉल्व नेमिंग एम्बिग्विटी, है ना। मतलब ये तो तुम जानते हो अलाइसेस बना सकते हो एज के थ्रू तुम कॉलम्स की। सो यहाँ पर से फ्रॉम टीचर्स एज टी, डिपार्टमेंट एज डी, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन राइट द कोड। उसके बाद में नेस्टेड क्वेरीज की अगर हम लोग बात करते हैं, सो अ क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी, उसको बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी। जैसे नेस्टेड इफ एल्स होती थी ना, इफ के अंदर इफ, वैसे ही यहाँ पर से नेस्टेड क्वेरी होती है, मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी। सो द सर्वर इवैल्यूएट्स द इनर क्वेरी फर्स्ट। ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है कि वो इनर क्वेरी को जो है पहले लाइक एक तरीके से जो है इवैल्यूएट करता है। सो यहाँ पर से सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट, अब वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, अब इसके अंदर जब तुम बात कर रहे हो तभी तुम नेस्टेड बोल रहे हो। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टीचर्स वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू एफ, ठीक है। तो इस तरीके से यू आर चेकिंग कि अब हमें जेंडर भी पता करना है कि भाई एफ जो है लेट सपोज वो बता रहा होगा कि फीमेल टीचर्स हैं, तो इस तरीके से। सो यहां से तुम लोग जो है लाइक आउटर क्वेरी कर रहे होते हो और ये तुम्हारा जो है पोर्शन है इनर क्वेरी का। सो इसलिए तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड क्वेरी बोलते हैं। सो दिस मार्क्स द एंड टू योर यूनिट 1 नाउ, ठीक है। तुम्हारी यूनिट 1 प्रिपेयर्ड है। अब हम लोग मिलेंगे तुम्हारी यूनिट 2 में। So now we are starting with the unit 2 and that is based on the operating web based applications। जितनी web based applications होती हैं ये कैसे काम करती हैं। तो यहां से अगर हम इसके साथ में आप आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहली चीज तो अगर मान के चलो हमारे पास लाइक हमको बात करनी है कोई ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की, है ना, कि तुम्हारे को कोई मान के चलो अपनी फ्लाइट की टिकट्स करानी है, बस की टिकट्स करानी है, उसके बेसिस पे अगर हम बात करें, सो इट्स एन ऐप एक्सेस्ड विया वेब ब्राउजर ओवर अ नेटवर्क कनेक्शन, है ना। हर कोई उसे यूज कर सकता है एक नेटवर्क कनेक्शन के बेसिस पे। उसके बाद में इट्स अवेलेबल 24/7 ग्लोबली। सो अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, सो जैसे कि एयरलाइन एंड रेलवे टिकट्स, है ना, इनको अगर बुक करना हो, बस या फिर मूवी टिकट्स को तुम्हें बुक करना हो, टूर या ट्रैवल की बुकिंग करनी हो, या फिर होटल बुकिंग या कार रेंटल्स करनी हो, सो यहाँ पर से तुम्हारे को याद रखना दिस रिक्वायर्स अ यूजर नेम, है ना, प्लस पासवर्ड फॉर दी ऑथेंटिकेशन। तो लोग यहाँ पर से अपनी एक आईडी भी बनाते हो। उसके अलावा रिस्क क्या होती है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस विया स्टीलिंग और गैसिंग पासवर्ड्स, ये जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि तुम्हारे डेटा को स्टील किया जा सकता है। उसके अलावा जो है अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और आगे बढ़े, सो यहाँ से नेक्स्ट चीज क्या जाएगी कि एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, मतलब कौन जीतता है। अगर हम लोग फॉर कंज्यूमर बात करते हैं, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, सो ये कन्वीनियंट होता है क्योंकि दे कैन बुक एनीवेयर, वो कहीं पर भी अपने फोन के ही थ्रू जो है बुकिंग कर सकते हैं। प्राइस कंपैरिजन वो लाइक पता कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट। दे कैन फाइंड द बेस्ट डील्स अक्रॉस द प्रोवाइडर्स। सिक्योरिटी रहती है, दिस प्रोफाइल्स लाइक आर प्रोटेक्टेड बाय द पासवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद में एक इंस्टेंट कंफर्मेशन मिल जाता है ना, फास्ट होता है, सिक्योर होता है, प्रिंटेबल होता है। मेकिंग चॉइसेस, राइट, यू कैन सेलेक्ट द स्पेसिफिक सीट्स, बर्थ्स और लाइक मील्स। टाइम सेविंग होता है ना, क्योंकि लाइक तुम लोग जो है एक तरीके से ऐसा नहीं है कि आपको लाइन में लगना है। उसके अलावा जो है डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, एडवांस सीजनल फ्रीक्वेंट यूजर ऑफर्स मिलते जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स जो लाइक इसलिए आ जाते हैं बिकॉज इतनी मास में जो है ऑडियंस होती है, कंज्यूमर्स होते हैं, राइट, सो दे कैन अप्लाई ऑफर्स एज वेल। उसके बाद में जो है यहाँ पर से अगर हम लोग बात करें फॉर प्रोवाइडर्स क्या एडवांटेज होता है, लेस स्टाफिंग, है ना, स्टाफिंग उतनी नहीं करनी पड़ती है, पूरा मैकेनिज्म जो है वो एक तरीके से जो है एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे ही चल रहा है। उसके अलावा जो है नो स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस, मतलब ऑफिस लोकेशन साइज डजंट मैटर, है ना, आप जितनी भी चाहो उतनी बुकिंग्स करा सकते हो। उसके अलावा जो है ग्लोबल एक्सेस मिलती है, राइट, यू कैन लाइक बी एनीवन विद इंटरनेट कैन बुक, समझ रहे हो, मतलब अगर तुम कोई भी और तुम्हारे को इंटरनेट यूज करना आता है तुम लाइक बुक कर सकते हो। इसलिए जो है फिर प्रोवाइडर्स का ही बहुत ज्यादा फायदा होता है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे, सो अब हम बात करेंगे अबाउट दी ई गवर्नेंस, है ना, कि कैसे ई गवर्नेंस, अब जैसे इंडिया में भी ई गवर्नेंस जो होती है वो कैसे होती है।
सो यहाँ पर देखो यार आईसीटी टूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट फिर जो है सिटीजंस पे अप्लाई करती है। अब जैसे सिंपल तरीके से समझें, सो इट इज द यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक, बाय द गवर्नमेंट फॉर द सिटीजंस। समझ रहे हो? सो आईसीटी टूल्स का यूज करना गवर्नमेंट के थ्रू फॉर द सिटीजन, उसको हम लोग बोल देते हैं ई गवर्नेंस। सो गोल क्या होता है? टू डायरेक्ट एक्सेस टू इन्फो, मतलब तुम्हारे को कोई मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट के पास में जो है खुद डायरेक्ट एक्सेस होता है ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इम्पैक्ट क्या होता है इसका, सो दिस एम्पावर्स सिटीजन सोशली एंड इकोनॉमिकली। उसके अलावा जो अगर हम बात करें तो इसके की इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, जैसे इंडिया में क्या क्या की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो याद रखना गाइस, एनआईसी एनईटी मतलब जो 1987 में पास किया गया था, नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क। उसके अलावा जो है डीआईएस एनआईसी, सो मतलब कंप्यूटराइज्ड ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस। उसके बाद में एनईजीपी जो जो 2006 में लाया गया था, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बाय डीटी एंड डीएआर एंड पीजी। उसके अलावा जो है स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ से लैंड रिकॉर्ड्स, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, म्यूनिसिपैलिटीज, इन सब में जो है इसका यूज किया जा रहा होता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज पे आते हैं, तो सबसे पहले तो कि ई गवर्नेंस साइट्स इन इंडिया क्या क्या है। सबसे पहले है तुम्हारी india.gov.in, ठीक है, ये तुमने देखा भी होगा बहुत सारी वेबसाइट्स के आगे जो है यही एक पर्टिकुलरली डोमेन यूज हो रहा होता है। सो इट इज द नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया एंड इट्स डिजाइन्ड बाय एनआईसी। फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पर सिंगल विंडो एक्सेस होती है टू इन्फो सर्विसेज फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज एंड मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर एनईजीपी, ठीक है। ये वेबसाइट को तुम एक बार विजिट करके भी देख सकते हो। उसके बाद में फिर एक जो दूसरी वो है वेबसाइट, वो दैट इज जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टरी .nic.in, ठीक है। सो यहाँ पर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डायरेक्टरी है। उसके बाद में फंक्शन की बात करें, सो दिस इज द वन पॉइंट सोर्स टू एक्सेस ऑल इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ठीक है। यहाँ से तुम लोग जो है सारी की सारी इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स को जो है एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा दिस इंक्लूड्स द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर की वेबसाइट्स कैटेगराइज्ड बाय द सेक्टर्स, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एटसेट्रा, मतलब जितने भी जिस सेक्टर पे तुम्हारे को वेबसाइट्स देखनी है उधर से वो तुम चीज को चेक कर सकते हो। उसके बाद में अगर गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज पे आते हैं, सो नेक्स्ट इज द ऑनलाइन शॉपिंग प्लस बिल पेमेंट्स। कैसे जो है ऑनलाइन शॉपिंग का मैकेनिज्म काम करता है, तो यहां से तुम देखोगे, देखो यार इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हैव टू बाय गुड्स ओवर द इंटरनेट। तो अगर तुम देखोगे इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, सबसे पहले तो मतलब तुम्हारे को जो है कोई टाइम या एबिलिटी टू विजिट दी फिजिकल स्टोर्स, ये तुम्हारा बच जाता है टाइम, है ना। तो उसके बाद में जो है दिस सेव्स द ट्रेवल टाइम, पार्किंग फीस एंड एनर्जी, है ना, कि आप तुम मॉल जाना है और मॉल में तुम्हारे को गाड़ी भी पार्क करनी है उसके ही पैसे देने हैं, फिर इतना वॉक करके तुम्हारे को जो ऊपर तक जाना है, एक स्टोर ढूंढना है, उधर अंदर जाना, कुछ पसंद नहीं आया तो दिमाग खराब अलग हो रहा है ना। उसके बाद में जो है नो फिक्स्ड आवर्स, तुम्हारे को अगर शॉपिंग 2 बजे करनी है रात में तुम कर सकते हो। उसके बाद में जो है तुम्हारे को प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है, सेंड you can just send gifts directly to the friends and other cities। उसके अलावा जो है you can bargain offers and customer rating reviews, है ना, तुम्हारे को जो है ऑफर्स अच्छे मिल जाते हैं। उसके अलावा कस्टमर की रेटिंग्स पता पड़ जाती है एग्जैक्टली कि भाई जो भी प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली है कैसा। उसके अलावा बिल पेमेंट्स की बात करें, सो यू हैव टू पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, है ना। उसके अलावा जो है मोड्स की बात करें तो नेट बैंकिंग का तुम इसमें इस्तेमाल करते हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हो, कैश ऑन डिलीवरी का इस्तेमाल करते हो, ई गिफ्ट वाउचर्स का इस्तेमाल करते हो। अब जनरली हमारे यूपीआई यूज होने लगा, है ना। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो यहाँ से जो है नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज द शॉपिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले तो देखो यार, तुम एक साइट को खोलते हो, है ना, फिर उसमें तुम रजिस्टर या लॉगिन करते हो, अपनी डिटेल्स देते हो, अपने एड्रेसेस को भी कंफर्म कर देते हो। उसके बाद में यू ऐड टू कार्ट एंड देन यू पे, है ना, फिर तुम एक पेमेंट करते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसके बाद अगर गाइस हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। सो यहाँ से अब हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स एंड टेस्ट्स की। तो ये कैसे काम करते हैं, अब जैसे कि तुमने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स दिए होंगे, तो नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स एंड टेस्ट। अब यहाँ पर इसके लिए तो तुम लोग एक बार जो है टेस्ट कोच प्राइम बाय एसचंद वाली वेबसाइट को ही विजिट करके देख सकते हो, उधर से तुम्हें समझ में आएगा उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। सो इसमें अगर तुम देखोगे सबसे पहले तो बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग क्या क्या है, एक फ्रीडम ऑफ लोकेशन है ना, तो मैं अगर मेरे से पढ़ना है तुम पढ़ पा रहे हो, उधर पे भी तुम्हें अगर मेरे से पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो है यू कैन लर्न एट योर ओन पेस, तुम्हारे पास में कुछ ऐसा नहीं है कि भाई देयर समवन जो कि बस खींचे चले जा रहा है चीजों को, टीचर्स जो जैसे ऑफलाइन में होता है कि टीचर्स पढ़ाए जा रहे हैं, अब अगर तुम पीछे रह गए हो तो तुम जो है रिवर्ट करके चीजों को वापस नहीं देख सकते। यू कैन सिंपली जस्ट प्ले बैक द होल लेक्चर अगेन, तो ये एक एडवांटेज होता है, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है एज, जेंडर या बैकग्राउंड के बेसिस पे। रिच मीडिया मतलब यू गेट दी ऑडियो एंड वीडियोस। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन क्या क्या होते हैं, देखो वीडियो एंड स्लाइड होता है, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इंटरेक्टिव लेक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि जूम पे अगर कोई लेक्चर हो रहा हो, सो यू कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्म एक्शंस एंड गेट फीडबैक। उसके अलावा वेबिनार्स होते हैं, सो यू गेट जैसे कि अगर हम लोग बात करें वेबिनार, तो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स जो होती हैं, सो ये एक रियल टाइम लाइव लेक्चर होता है, आस्किंग दी क्वेश्चंस डायरेक्टली, है ना। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सो इफ वी विल कंटिन्यू, यहां से जो नेक्स्ट चीज आ रही है दैट इज दी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स टू नो
अब यहाँ से अगर तुम देखोगे खान अकेडमी जैसे हो गया है ना, यू गेट फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स, उसके बाद में यूडासिटी हो गया, टेक स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कोर्सेरा हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सो w3schools.com हो गया, या फिर तुम्हारा GCF लर्न free.org हो गया, NCERT हो गया, है ना। सो यू यूज दीज वेबसाइट्स या फिर जो भी ये रिसोर्सेज है इनका तुम लोग इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उसके अलावा टेस्टिंग साइट्स की बात करें सो ब्रिटिश स्टडी के लिए यू कैन लाइक इंग्लिश ग्रामर टेस्ट को तुम दे सकते हो। पियर्सन व्यू पे जो है तुम एलसाइट इंडिया, मतलब तुम स्टैंडर्डाइज्ड रीडिंग कर सकते हो, रीजनिंग टेस्ट्स को जो है ना परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो यहाँ से जो नेक्स्ट चीज है दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब तुम लोगों को मान के चलो अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है ना, सो एक तरीके से समझो दैट व्हाट इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इट इज अ प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन अ रिमोट सर्वर, ठीक है, कि वो वेब पे चल रहा है, डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट विया ब्राउजर, ठीक है। सो यहां से अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हम लोग बात करें, इट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स थ्रू डिफाइंड एक्टिविटीज विद इन अ टाइम फ्रेम, अप्लाइंग नॉलेज स्किल्स एंड टूल्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। तो प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, जैसे कि मान के चलो एक 4 पिलर्स में अगर उसको हम लाइक डिवाइड करते हैं, सो सबसे पहली चीज तो उसका एक डिफाइंड, इट शुड हैव अ डिफाइंड बिगिनिंग एंड एंड, है ना, उसकी बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए। रिक्वायर्स द फाइनाइट रिसोर्सेज, है ना, वो क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा दिस शुड हैव अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, है ना। उसके अलावा कंप्लीट व्हेन स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, ठीक है। सो ये भी चीज होनी चाहिए। उसके बाद में जो है अगर हम लोग गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पर, सो दैट इज द डेवलपमेंट फेज, ठीक है, कि हम लोग डेवलपमेंट कैसे करते हैं। सो लाइक एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर जो है तुम जब कंटिन्यूस प्लानिंग करते हो, मॉनिटरिंग करते हो फॉर द ड्यूरेशन, कॉस्ट, शेड्यूल, ये सारी चीजों को तुम देखते हो। सो यहाँ पर से सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, ठीक है, कि तुम्हारे को फीजिबिलिटी पता करनी हो, इज इट टेक्निकली पॉसिबल, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल, है ना, ये चीज तुम देखते हो। स्कोप को पता करते हो, ठीक है, दैट व्हाट मस्ट द ऐप डू, उसके गोल्स क्या होने चाहिए, उसके लिमिटेशंस क्या होने चाहिए। उसके अलावा जो है तुम लोग डिजाइन पे बात करते हो कि साइट मैप कैसा होगा, स्ट्रक्चर एंड पेज रिलेशनशिप्स, उसके बाद में डेटाबेस क्या होगा, टेबल्स, एट्रीब्यूट्स, डेटा टाइप्स, रिलेशनशिप्स। पेज स्ट्रक्चर के बारे में तुम बात करते हो, हेडर, कंटेंट, साइड बार कैसे होंगे। इंप्लीमेंटेशन फिर हम कर रहे होते हैं ना, कि बैकएंड पे यू क्रिएट अ डेटाबेस एंड एसक्यूएल कोड। उसके बाद में फ्रंट एंड पे हम क्या कर रहे होते हैं, वी डू द यूजर इंटरफेस, इनपुट्स एंड बटन्स। उसके बाद में कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, वी लिंक द फ्रंट एंड टू बैक एंड, है ना। हर एक वेबसाइट का एक फ्रंट एंड होता है जो यूजर इंटरफेस होता है, एक बैक एंड होता है जहां पर से कोडर्स उसको बैठ करके संभाल रहे होते हैं और डेटा के साथ में खेल रहे होते हैं। उसके बाद में टेस्टिंग हम उसकी कर रहे होते हैं। सो वी टेस्ट विद दी मल्टीपल डेटा सेट्स, है ना, वी फाइंड बग्स, उनको फिक्स करते हैं, है ना, और फिर वैलिडेट करते हैं रिलीजेस को। उसके बाद में जो है गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सो यहाँ पर से अगर हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहली चीज तो जो हम लाइक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज दी केस स्टडी 1 ऑनलाइन गेम, है ना। अगर मान के चलो यहाँ पर से तुम्हारे को इसको देखना है, तो अगर तुम बात करते हो, यू लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द कैटेगरी, है ना, तुम एक कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे। गेम सिलेक्ट्स अ रैंडम वर्ड, डिस्प्लेज डैशेस एंड स्पेसेस, सो प्लेयर गेसेस द लेटर्स, है ना। अब वो अगर उसे गैस कर रहा है, लेटर्स को मान लो गैस कर रहा है, जैसे हिट, लेटर फिल्ड इन, मिस, फेल, ठीक है। सो मैक्स 7 गैसेस अलाउड, ऐसा करके तुम एक गेम बना सकते हो, है ना। सो यहाँ पर से डेटाबेस की डिजाइन कैसी होगी, तुम लोग जो है सबसे पहले तो एक लाइक टेबल्स कौन कौन सी बनाओगे, एक कैटेगरी टेबल बनाओगे, फिर उसके बाद में वर्ड्स इन कैटेगरी टेबल बनाओगे, है ना। सो इम्प्लीमेंटेशन लिंक्स द फ्रंट एंड गेम बोर्ड टू दी बैक एंड वर्ड टेबल्स। तो इस तरीके से तुम ये चीज कर सकते हो, है ना, ये तुम्हें सिखाई गई होगी। उसके बाद में अगर नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं, ठीक है, सो ऑनलाइन क्विज अगर हमारे को करनी हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी रिप्लेस दी मैनुअल पेन पेपर क्विजेस, ठीक है। यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, यूजर नेम और पासवर्ड पता किया जाता है, वी सिलेक्ट दी कैटेगरी एंड अटेम्प्ट लाइक अटेम्प्ट क्विज। उसके बाद में ऑटो जनरेट्स दी रिपोर्ट एंड रिजल्ट्स, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पर एडमिन प्रिविलेज मिलता है, यू कैन क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट दी क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम्हें टेबल बनानी पड़ेगी, क्या क्या बनाना पड़ेगा, सो टेबल्स क्या क्या बनेगी, एडमिन लॉगिन, है ना, क्विज इन्फॉर्मेशन, यूजर प्रोफाइल, क्विज का रिजल्ट, ये सारी टेबल्स तुम्हारे को बनानी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, सो यूजर नेम, पासवर्ड्स, नेम, ऑप्शंस 1 to 4, है ना, करेक्ट आंसर, मार्क्स, ये सारी जो है ना उसके एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं, जो कि तुम देखोगे कि भाई अगर मान के चलो मैं एक ऐसी टेबल बना रहा हूं, सो दीस विल बी द एट्रीब्यूट्स आई विल बी हैविंग, है ना, यहाँ पर कॉलम्स में। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड इफ वी विल जंप ऑन टू द केस स्टडी 3, ठीक है, सो दैट इज द ऑनलाइन बिल मैकेनिज्म। सो यहाँ से अगर तुम देखते हो ऑनलाइन बिल कैलकुलेटर है, इसकी स्कोप या रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, वी कैलकुलेट द बिल्स फॉर द इंडिविजुअल यूजर्स, है ना, यूजर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यूजर एंटर्स द पर्सनल इन्फो प्लस बिल डिटेल, सिस्टम जो है जनरेट करता है, डिस्प्ले करता है बिल को। एडमिन की प्रिविलेजेस क्या क्या होंगी, वो ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है यूजर के अकाउंट्स को, है ना। सो यहाँ पर से तुमको टेबल्स अगेन क्या क्या बनानी पड़ेगी भाई, सबसे पहले एक एडमिन लॉगिन बनानी पड़ेगी, यूजर प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, बिल डिटेल्स बनानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ यहाँ पर से इनपुट्स क्या क्या नीडेड होंगे, यूजर नेम या पासवर्ड, जनरेट दिस और सबमिट ऑप्शन, उसके बाद में जो है एड्रेस, मंथ ऑफ डिस्पैच, अमाउंट, टैक्स, ये सारी चीजें।
ठीक है, उसके बाद गाइस सो दिस मार्क्स द एंड टू योर यूनिट 2 एज वेल। अब हम लोग मिल रहे होंगे तुम्हारी यूनिट 3 के अंदर। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिट 3 एंड इट्स बेस्ड ऑन जावा प्रोग्रामिंग। अब जावा प्रोग्रामिंग के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे और मैं यार तुम्हें बता दूंगा कि जावा प्रोग्रामिंग बहुत ही ईजी है। तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पता ही है कि जावा इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां पर जो है तुम बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जो है रन कर रहे हो। तो देखो दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है ओओपीज मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है पीओपीज मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट जावा जो तुम्हारे सिलेबस में है दैट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले व्हाट इज इट? इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये चीज याद रखना है। और आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जैसे नेटबीन्स हो गया, एंड दिस ऑर्गेनाइजेस दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनटू प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो तुम प्रोजेक्ट्स बना पाते हो। अब जैसे कि अगर हम जावा का एक जो बाइट कोड होता है, ठीक है, इट्स द कंपाइल्ड फॉर्मेट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना। ये एक कंपाइल्ड फॉर्मेट का लाइक कोड होता है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सो स्ट्रक्चर रूल्स क्या क्या है? सबसे पहले तो हम एक क्लास नेम बनाते हैं एंड इट मस्ट मैच द फाइल नेम, है ना, ये चीज होती है। उसके अलावा एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स एट दी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। जो तुम एक वॉइड मेन फंक्शन बनाते हो, वॉइड का मतलब है नो रिटर्न टाइप, स्टैटिक मतलब इट्स अ स्टैटिक फंक्शन, और यहाँ पर मेन, और फिर उसके अंदर जो तुम ये कोड लिखते हो भाई, ये लाइन तो तुम्हारे को याद रख लेनी है, स्ट्रिंग args, ठीक है। उसके अलावा जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है, ये तुम्हें पता है कि ये प्रिंट करके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे फेंक देता है। सो प्रिंट्स एंड मूव्स टू नेक्स्ट लाइन। उसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो होता है, ये क्या कर रहा होता है? दिस प्रिंट्स ऑन द सेम लाइन और कर्सर को फॉरवर्ड इन द सेम लाइन आगे बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो इफ वी विल कंटिन्यू, जो नेक्स्ट चीज आ रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, ठीक है। सो इसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? जो यहाँ पर से जो प्रोग्राम्स होते हैं, दे आर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और इंटरेक्टिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब जैसे कि मान के चलो यहाँ पर हमारे पास में हमने क्लास बुक बनाई, ठीक है, ये हमने बुक बना दी, इसके अंदर कुछ भी मान के चल रहे हैं एक एग्जांपल के तौर पे। सो क्लास है टेम्पलेट एंड फिजिकल और लॉजिकल एंटिटी, है ना। अब जैसे क्लास हो गई बुक, अब ये तो यार मल्टीपल टाइप्स ऑफ बुक हो सकती है, क्लास 11th की बुक हो सकती है, क्लास 12th की बुक हो सकती है। सो ऑब्जेक्ट्स कैन बी देयर। कार की अगर हम बात करते हैं, कार एक क्लास हो गई, इट्स अ ब्लूप्रिंट, इट्स अ टेम्पलेट, इट्स अ लाइक एक एंटिटी हो गई, ठीक है। और उसके फिर जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब ये क्लास कार के अंदर जो है मर्सिडीज बेंज भी आ सकती है, बीएमडब्ल्यू भी आ सकती है, ऑडी भी आ सकती है, सब कुछ आ सकता है, राइट। सो यहां पर से तुम्हारे को इतनी बात समझनी कि ऑब्जेक्ट बुक वन, सो ऑब्जेक्ट इट्स एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास शेयर द सेम टाइप ऑफ डेटा मेंबर्स, ठीक है, ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। उसके अलावा अगर तुम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हो एक ऑब्जेक्ट की, तो उसकी दो चीजें होती है। एक तो एट्रीब्यूट्स होते हैं, डेटा मेंबर्स, है ना, जो कि टाइटल, ऑथर या प्राइस ऐसे करके तुम बनाते हो। एट्रीब्यूट्स उसके डेटा मेंबर्स हो गए, है ना। मतलब डेटा मेंबर्स का कुल मिलाकर के मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो कि एक तरीके से तुम लोग जब ऑब्जेक्ट के लिए डेटा मेंबर्स बना रहे हो तो तुम उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हो। फिर एक्शंस के लिए तुम उसके बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए यू मेक दी मेथड मेंबर्स, मतलब कि यहां पर से तुम डिस्प्ले फंक्शन जैसे तुमने बना दिया है, गेट प्राइस बना दिया, तो ये पर्टिकुलरली कोई कोई एक फंक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सो यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहली चीज पे हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, दे आर द प्लेस होल्डर्स फॉर डेटा, है ना। जैसे कि इंटीजर के लिए भी यूज है, और सेम वे अगर हमें कोई वर्ड लेना हो तो वी यूज स्ट्रिंग, है ना। और उसके बाद में अगर कोई डेसिमल लाइक नंबर लेना हो तो फिर हम लोग डबल का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ चीजें, ठीक है। सो इसमें अगर तुम सबसे पहले तो देखते हो कि वेरिएबल्स प्लेस होल्डर्स फॉर द डेटा मस्ट बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड बिफोर यूज, ठीक है। अब जैसे अगर तुम ऐसे लिख देते हो इंट एक्स, ठीक है, तो ये तुमने डिक्लेयर कर दिया, और यही अगर तुम लिख देते इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो ये तुमने क्या कर दिया? इनिशियलाइज कर दिया। सो दिस शुड स्टार्ट विद लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, वन वर्ड ओनली, है ना, एंड कोई स्पेसेस नहीं होते हैं, कोई रिजर्व्ड कीवर्ड्स नहीं यूज करने हैं हमारे को इसमें। सो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, वी नो दैट वेल। जैसे कि एक बाइट होता है जो कि 8 बिट साइज का होता है, फिर शॉर्ट होता है जो कि 16 बिट साइज का होता है। सो इसको हम बोल सकते हैं ये 1 बाइट है, ठीक है, ये 2 बाइट है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा 32 बिट का इंट होता है विच इज ऑफ 4 बाइट्स, है ना। उसके बाद में लॉन्ग होता है ऑफ 64 बिट्स, सो इट्स ऑफ 8 बाइट्स, है ना। उसके अलावा जो है फ्लोट होता है विच इज ऑफ 32 बिट्स, सो यहाँ पर अगेन 4 बाइट्स। उसके बाद में डबल होता है। ये जो फ्लोट और डबल है ये डेसिमल वैल्यूज के लिए होते हैं। शॉर्ट, इंट और लॉन्ग ये तुम्हारे जो है किसके लिए होते हैं? ये यूज हो रहा था फॉर दी होल नंबर्स, ठीक है। उसके अलावा कैर जो होता है इट्स 16 बिट कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर तुम इसके अंदर ले सकते हो। फिर होता है बुलियन जो कि तुम्हारा जो एक 1 बिट ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देता है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होती है वैल्यू। उसके बाद में गाइस अगर हम आगे बढ़ेंगे, सो ऑपरेटर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, सो ऑपरेटर्स किस किस तरीके होते हैं? देखो ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि कुछ ऑपरेंड्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं भाई? प्लस करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बचपन से करते हुए आ रहे हो। सो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई के लिए तुम एस्टेरिस्क साइन का यूज करते हो, डिवाइड के लिए तुम लोग इस वाले साइन का यूज करते हो, इसका नहीं,
ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर मॉड्यूलस जो होता है, मॉड्यूलस बेसिकली गेट्स यू द रिमाइंडर, कि अगर मान के चलो मेरे पास में एक है इंट x इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, और उसके बाद में मेरे पास में है इंट y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2, और मैं बोल देता हूं कि इंट z ये तुम्हारा किसके बराबर है, ये है x मॉड्यूलस y के, तो ये मेरे को क्या वैल्यू दे देगा, ये मेरे को वैल्यू दे देगा 7 डिवाइडेड बाय 2, मुझे पता है 3 बार डिवाइड होगा और एक मेरे को रिमाइंडर दे देगा, ठीक है। सो मेरे पास एक आंसर आ रहा होगा यहाँ पर, ये चीज तुम्हारे को याद रखनी होती है। उसके बाद में गाइस रिलेशनल की अगर हम लोग बात करते हैं, सो दिस रिटर्न्स द ट्रू और फॉल्स वैल्यूज, ठीक है। अब जैसे डबल इक्वल्स टू जो ये असाइन लाइक ऑपरेटर होता है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है दैट इन जावा इज इक्वल्स टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। वेर एज ये जो डबल इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर होता है, दिस इज अ चेकिंग ऑपरेटर, मतलब ये एक रिलेशनल ऑपरेटर ही है, ठीक है। उसके बाद में नॉट इक्वल्स टू ये चेक करके देता है कि क्या दो चीजें बराबर तो नहीं है, अगर वो बराबर नहीं होंगी, ठीक है, अगर यहां से रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि नॉट इक्वल, ठीक है, और अगर रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो वो इक्वल है, ये चीज याद रखना। इनके आउटपुट्स जो आते हैं वो अपोजिट आते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पर से तुम्हारा स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये तो हम यूज करते हुए आ ही रहे हैं। उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर जो इज इक्वल टू साइन होता है, दिस असाइंस दी वैल्यूज। अब इसमें भी कुछ जो है तुम्हारे शॉर्ट हैंड लाइक ऑपरेटर्स भी होते हैं, ठीक है। सो इसमें अगर तुम ऐसे लिख देते हो कि x इज इक्वल्स टू लाइक x प्लस इज इक्वल्स टू x, ठीक है, या फिर 2, ठीक है, तो इसमें तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो, इसका मतलब ये होता है दैट x इज इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है। ये चीज हम लोग लिखना चाह रहे हैं, इसी को हमने शॉर्ट करके लिखने के लिए ऐसे लिख दिया x प्लस इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहां पर से इस तरीके से भी यूज दी शॉर्ट हैंड इक्विवेलेंट ऑपरेटर्स। तो मान के चलो x की वैल्यू 4 है और फिर मैं लिख देता हूं x प्लस इज इक्वल्स टू 2, तो यहां पर से x की फिर अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस 2 एंड दैट्स 6, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। सेम वे ऐसी फिर तुम्हारा माइनस इज इक्वल्स टू, एस्टेरिस्क इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू, तो इस तरीके के तुम्हारे शॉर्ट हैंड इक्विवेलेंट्स होते हैं। उसके बाद में लॉजिकल की बात करें तो एक एंड ऑपरेटर होता है जो कि ये बोलता है कि अगर कंडीशन के अंदर दोनों ही कंडीशंस जो भी सब कंडीशंस है वो ट्रू हो जाती है, तब मेरे को जो है रिजल्ट ट्रू मिलेगा, है ना। कि अगर मान के चलो ऐसे कंडीशन के अंदर ये कंडीशन 1 है और फिर यहां पर से तुमने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जिसमें तुम ऐसे इस साइन का इस्तेमाल करते हो, और ये तो जब तक ये दोनों ट्रू नहीं हो जाती तब तक जो है बाहर की कंडीशन ट्रू नहीं होगी। वेरएज जो और होता है वो ये बोलता है कि भाई अंदर की कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू हो गई ना तो इट्स ट्रू। सो ट्रू ईदर, इफ ईदर ट्रू मतलब समझ रहे हो कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए, और नॉट का मतलब क्या होता है, दिस रिवर्सेस द लाइक ट्रुथ, ठीक है, ये ट्रुथ को रिवर्स कर देता है। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो नेक्स्ट चीज तुम्हारी क्या आ जाएगी, नेक्स्ट इज दी कंट्रोल फ्लो सिलेक्शन। मतलब अब देखो इसको अगर तुम देखते हो यहाँ पर सबसे पहले तो कि यहाँ पर तुम्हारे पास में जैसे इफ एंड एल्स इफ स्टेटमेंट्स होती हैं। अब इफ को तुम समझ लो अगर, एल्स को तुम समझ लो नहीं तो, ठीक है। सो अगर यहाँ से तुम देखोगे, ठीक है, अब अगर तुमने एक इफ में मान के चलो ऐसे लिख दिया है, मेरे पास में एक x की वैल्यू है 4 और मैं कंडीशन लिख देता हूँ x शुड हैव टू बी स्मॉलर देन 5, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन बना देता हूं, ठीक है। तो अब तुम जानते हो ये कहां पे जाएगा, ये ट्रू पाथ पे जाएगा, है ना। सो ये रन करेगा इफ ब्लॉक को, और अगर ये फॉल्स पाथ, अगर मान के चलो मेरी x की वैल्यू 6 होती तो ये कहां पे जाता, फॉल्स वाले पाथ पे जाता, और ये रन करता है एल्स के ब्लॉक को। अब तुम समझ रहे हो एल्स का ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक हो जाता है जहां पर वो रन होता ही होता है, उसके लिए कोई कंडीशन तो है नहीं। अगर ये चीज नहीं हुई और एल्स हो गया तुम्हारा नहीं तो, ठीक है। देखो सिंपल समझ लो कि इफ का मतलब क्या हो जाएगा, इफ का मतलब यहां पर से हो जाता है तुम्हारा अगर, ठीक है, अगर, ठीक है। उसके बाद में एल्स का मतलब क्या हो जाता है, एल्स का मतलब हो जाता है नहीं तो, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर तुम लोग बात करते हो एल्स इफ की, ये क्या है भैया, ये हो गया नहीं तो, ठीक है, नहीं तो अगर, ठीक है। तो यहां पर अगेन अगर एक बार फिर से तुम्हारा जो है इफ आ चुका है तो एक और बार हमने कंडीशन डाल दी, ठीक है। सो यहां से नेक्स्ट चीज क्या आती है, फिर आती है एक स्विच केस स्टेटमेंट। अब स्विच केस स्टेटमेंट का भी कोड जो है बहुत ज्यादा सरल है। अब इसमें तुम सिंपली ऐसे लिखते हो स्विच, ठीक है, और यहां पर तुमने मान के चलो लिख दिया ch, तो ये एक एक्सप्रेशन हो सकती है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन और एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, समझ रहे हो गाइस, यहाँ पर एक्सप्रेशन आ सकता है, कांस्टेंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो अगर तुमने ऐसे लिख दिया ch इज इक्वल्स टू 6, तो इस वाली स्विच के अंदर जो भी केस 6 होगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये चीज तुम्हारे को पता है, ठीक है। सो स्विच केस, ठीक है, तो यहां पर तुम देखोगे दिस टेस्ट अ वेरिएबल अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज केसेस, ठीक है, कि तुम्हारे पास स्विच आ रहा है उसके अंदर जो भी एक वैल्यू फिर इंपॉर्टेंट होगी। अब इसके अंदर तुम जानते हो तुमने जो है दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया था, जैसे ब्रेक। ब्रेक क्या करता था कि वो जिस भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बाउंड्री के बीच में आ जाता है उसे लाइक एक तरीके से एग्जिट करा देता है। सो दिस स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन इनसाइड द स्विच, ठीक है। उसके बाद में डिफॉल्ट तुम्हारे को पता है कि भाई अगर मान लो एक भी चॉइस किसी भी केस से मैच नहीं खाई तो एंड
एंड में एक इनवैलिड चॉइस लिखने के लिए हम लोग एक डिफॉल्ट केस बनाते थे, ठीक है। सो ये चीज तुम्हारे को मालूम है। उसके बाद गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारी लूप्स। अब लूप्स अगर तुम्हारे को जो है नहीं आती है, ठीक है, सो लूप्स अगर तुम्हारे को नहीं आती है, मैं तुम्हारे को बता दूं, लूप्स के लिए तुम्हारे को कुछ नहीं करना भाई। देखो 3 तरीके की लूप होती है सबसे पहले तो गाइस, ठीक है। लूप का फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस क्या होता है, लूप इसलिए यूज करते हैं कि हम एक कंडीशन के बेसिस पे कुछ रिपीटिशन ऑफ टास्क करा पाए, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मान के चलो तुम्हारे को 1 से लेकर के 100 तक जो है इन डिफरेंट लाइंस प्रिंट कराना है नंबर्स को, तो तुम तो यार पागल हो जाओगे। कितनी बार लिखोगे SOPLN1 SOPLN2 SOPLN3, तो तुम पागल हो जाओगे। बट इफ यू विल सिंपली राइट इट लाइक, ठीक है, तुम्हारे को पता है अगर मैं ये चीज करना चाहता हूँ विथ यूजिंग दी फॉर लूप, तो मैं ऐसे लिखूंगा सिंपल फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1, आई शुड बी, कंडीशन क्या है कि मेरा जो है आई की वैल्यू 100 तक चली जाए, ठीक है। उसके बाद में आई प्लस प्लस एक एक करके आई आगे बढ़े, और उसके बाद में मैं लिख दूं SOPLNI। तो मैं जानता हूं कि ये मेरा इतना सा काम जो है 1 से लेकर 100 तक पूरे नंबर्स को प्रिंट कर देगा इन डिफरेंट लाइंस। तो ये इतना सिंपल होता है। अब देखो यहां पर तुम ये चीज जानते हो कि यार देखो लूप्स का जो ना फर्स्ट ऑफ ऑल यूज क्या होता है, इट इज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली, है ना। तो इसमें बहुत सारी तरीके की लूप्स है तुम्हारी। एक तो व्हाइल लूप होती है ना, जिसमें वो कंडीशन के अराउंड घूमती रहती है। इसमें इनिशियलाइजेशन तुम बाहर कर देते हो और फिर एक बीच में कंडीशन लगा देते हो। सो कंडीशन टेस्टेड बिफोर लूप बॉडी, है ना, एंट्री लाइक ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, ठीक है। एंड रिजल्ट जो होता है मे रन 0 टाइम्स, है ना। जरूरी नहीं है कि एक बार चलेगी, लेकिन एक बार चलने ही वाली लूप कौन सी होती है। अगर एक ऐसा MCQ है क्वेश्चन आ जाए कि एक बार चलने वाली लूप कौन सी होती है, सो दैट इज योर डू व्हाइल लूप। इसका एक एग्जीक्यूशन तो भाई मैंडेटरी होता है, क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। पहले जो है एक एग्जीक्यूशन होगा, फिर यहाँ पर जो कंडीशन है वो एग्जिट पे आएगी। सो कंडीशन टेस्टेड आफ्टर द लूप बॉडी एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होती है। इट्स ऑलवेज लाइक रनिंग एट दी लाइक एटलीस्ट वंस, एक बार तो चलेगी। फिर तुम्हारे को फॉर लूप पता ही है। अब जैसे अभी मैंने लिखा था, तो यहाँ पर तुम इनिशियलाइजेशन करते हो, जैसे i इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में कंडीशन लिखते हो दैट i शुड हैव टू बी लेस देन इक्वल टू 100। उसके बाद में अपडेट लिखते हो कि भैया i प्लस प्लस इंक्रीमेंट करा दो 1 से। उसका अंदर जो है तुमने अगर मान के चलो लूप बॉडी में लिख दिया SOPLN, तो वो उसकी लूप बॉडी हो गई, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारे को अच्छे तरीके से गाइस आती है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब यहाँ से अगर तुम देखोगे जो तुम्हारी नेक्स्ट चीज आ रही है दैट इज दी एरे। अब एरे क्या होता है? एरे तुम्हारे को पता है कि भाई एक सिमिलर काइंड ऑफ डेटा का, मतलब एक डेटा टाइप डिफाइंड होता है एरे का। सिमिलर काइंड ऑफ डेटा का अगर हम लोग जो है एक कॉम्पिलेशन बना देते हैं, सो व्हाट इज इट? अ वेरिएबल दैट होल्ड्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। अब मान के चलो अगर हमने ऐसे बना दिया डबल मार्क्स, तो इसके तुम लाइक इसके अंदर तुम देख पा रहे हो 103 114 लाइक 144 256.5 346 387.5। हमने ऐसे करके जो ये वैल्यूज बना दी। अब इनकी पर्टिकुलरली इंडेक्सिंग भी होती है कि ये मार्क्स जो है, अगर इसकी हम लोग बात करें, सो मार्क्स की इंडेक्सिंग हो सकती है, ठीक है, कि मार्क्स के 0 इंडेक्स पे या फिर 1 इंडेक्स पे या फिर 2 इंडेक्स पे या फिर 3 इंडेक्स पे क्या क्या होगा। सो यहाँ से तुम देख रहे हो 0 1 2 3 4 लाइक ये इंडेक्सिंग जो होती है गाइस, याद रखना कि इसकी भले ही एरे की लेंथ कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ कितनी है 5, तो मतलब इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, है ना। और उसकी इंडेक्सिंग हम कैसे करेंगे? ऐसे मार्क्स 0 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 और मार्क्स 4 करके, ठीक है। सो 0 पे 103 है, 1 पे 144 है, 2 पे 256.5 है। इस तरीके से वी वर्क ऑन इट। इंडेक्स हमेशा याद रखना ऑलवेज बिगिंस एट 0, ठीक है। एक्सेस कैसे करते हो? मार्क्स 0 गेट्स द फर्स्ट एलिमेंट, है ना। और लेंथ को याद रखना कि भाई लेंथ के लिए तुम लोग जो है सिंपली बस ऐसे जो है लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। और अगर स्ट्रिंग होती तो यहां पर से जो है फिर एक पैरेंथेसिस आती, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है तो एरे में कोई भी पैरेंथेसिस नहीं आती उसके लेंथ फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद में एक्सेसिंग एन इंडेक्स आउटसाइड द लाइक साइज कॉजेज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये चीज तुम्हारे को याद रखनी, ठीक है, कि वो आउट ऑफ इट। अब जैसे अगर मान के चलो मैं यहां पर से लिख देता कि लेंथ जो है मैंने वो स्टोर कर ली, ठीक है। मार्क्स की जो लेंथ है, अगर मैं मान के चलता हूं कि मैंने इंट एक्स के अंदर जो है मार्क्स की लेंथ को जो है स्टोर कर लिया है, ठीक है, मार्क्स लेंथ, ठीक है, ये चीज मैंने जो है इसमें स्टोर कर ली है। अब इसके बाद में मैं लिखता हूं, मान के चलो कि मेरे को जो है इंट वाई के अंदर क्या चाहिए, मुझे चाहिए मार्क्स और एक्स। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ऐसी कंडीशन में ये चीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्यों भाई, लेंथ पे तो होता ही नहीं ना। अगर 5 लेंथ है तो तुमने तो ये देख लिया कि इंडेक्सिंग तो 0 to 4 ही चलेगी, है ना। ये चीज तुम्हारे को याद रखना है कि 5th इंडेक्स तो होगा ही नहीं, 5 लेंथ में 5th इंडेक्स होगा ही नहीं। अगर तुम्हारे को 5th इंडेक्स तक पहुंचना है तो देन द लेंथ शुड हैव टू बी 6, जिससे वो 0 to 5 रन करे। उसके बाद में गाइस अगर क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं, उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तुम जानते हो, एक डेटा मेंबर्स होते हैं ना, दे एक्ट लाइक दी ग्लोबल वेरिएबल्स, और उसके बाद में मेथड मेंबर्स होते हैं जो तुम वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते हो, ठीक है। सो यहाँ पर से जो है ये जो तुम PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते हो, दैट्स अ मेथड मेंबर, जिसको हम एक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है वी यूज देम, ठीक है। कैन एक्सेस ऑल डेटा मेंबर्स, मस्ट हैव द रिटर्न टाइप, जैसे कि वॉइड लिख दिया है। अब वॉइड का तो मतलब ही नो रिटर्न टाइप होता है, नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, ठीक है।
अब एक्सेस मॉडिफायर्स क्या क्या होते हैं, देखो इसको तुम सिंपल इस तरीके से समझ सकते हो कि ये विजिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर मान के चलो इंस्टाग्राम अकाउंट के बेसिस पे बात करें, अब लाइक जो तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट है अगर पब्लिक है तो हर कोई तुम्हारी जो है स्टोरी को देख सकता है। सो एक्सेसिबल बाय एनी अदर क्लास, कोई भी देख सकता है। प्राइवेट होगा तो जो तुम्हारे फॉलोअर्स होंगे सिर्फ वो देख सकते हैं। सो एक्सेसिबल ओनली विद इन इट्स ओन क्लास, कि तुमने अपनी क्लास में किसे किसे ऐड कर रखा है। उसके बाद में प्रोटेक्टेड क्या होता है कि तुमने क्लोज फ्रेंड स्टोरी लगा दी। सो स्कोप लिमिटेड टू दी पैकेज एंड सब क्लासेस, ठीक है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद में जो है प्रोटेक्टेड में ये तुम्हारे को पता है कि सब क्लासेस के लिए वो है। और डिफॉल्ट डिफॉल्ट तुम्हारे को पता है भाई कि अब जब इंस्टाग्राम बनाते हो तो कैसा अकाउंट आता है, प्राइवेट तो आता नहीं है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक अकाउंट आता है, तो ऑलमोस्ट पब्लिक। सो एक्सेसिबल बाय क्लासेस इन द सेम पैकेज, ठीक है, ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पर, ठीक है, सो यहाँ से तुम्हारी जो नेक्स्ट चीज आ रही है दैट इज दी क्लास डिजाइन, जिसमें कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और गेटर्स और सेटर्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर तुम्हारे को पता है इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, ये भी एक फंक्शन ही है जिसका जो नाम होता है, जो नेम होता है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द क्लास, और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कोई वॉइड वाला रिटर्न टाइप भी नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई साहब ये इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है और ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। सो इट्स अ स्पेशल मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रूल्स याद रखना, मस्ट हैव द एग्जैक्ट नेम दैट एज दैट सेम ऑफ द क्लास, ठीक है, कि अगर क्लास एबीसी है, ठीक है, तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा, लाइक कंस्ट्रक्टर होगा वो भी ऐसे ही होगा एबीसी, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड, ठीक है, इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली यूजिंग द न्यू कीवर्ड। अगर तुम न्यू कीवर्ड मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर आ जाएगा वैसे लाइक इनिशियलाइज करने के लिए। फिर गेटर और सेटर, लाइक सेटर मेथड्स क्या होते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन डेटा मेंबर्स आर प्राइवेट, ठीक है, इनकैप्सुलेटेड है। इनकैप्सुलेशन का मतलब तुम्हें पता है कि जितनी भी बहुत सारी ऐसे एंटिटीज हैं उनको कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बना देना। जैसे एक कैप्सूल होता है उसमें मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं लेकिन फिर एक कैप्सूल बन जाता है ना, कैप्सुलेटेड लेयर लाइक चढ़ जाती है। सो वही होता है इनकैप्सुलेशन। सो गेटर मेथड क्या करता है इसमें से, दिस रिट्रीव्स द वैल्यू ऑफ द प्राइवेट वेरिएबल, और सेटर मेथड क्या करता है, ये अपडेट करता है उसको, ठीक है, तो वो जो है फिर उसको अपडेट कर रहा होता है। उसके बाद में गई, तो अब हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की। जैसे कि अभी एक एक्सेप्शन को तुमने जो है एरेज के केस में ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है। सो यहां से अगर तुम मान के चलो एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जैक्टली है क्या, सो इट इज द अनएक्सपेक्टेड इवेंट कॉजिंग प्रोग्राम टू टर्मिनेट एब्रप्टली, ठीक है, एक कोई ऐसा इवेंट। अब जैसे अगर मान के चलो तुमने एरे की इंडेक्सिंग में वो प्रॉब्लम देखी थी कि तुमने लेंथ तक जो है उसकी इंडेक्सिंग को चला दिया, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। सो यहाँ पर से अगर तुम क्या करते हो कि तुम लोग एक बार ट्राई करते हो, एक एरर होती है तो तुम उसे पकड़ते हो, फाइनली तुम्हारे को एक रिजल्ट मिलता है। सो यहाँ से देखो एक तरीके से तुम समझ सकते हो कि जो ट्राई मेथड होता है, दिस सराउंड्स द कोड दैट माइट जनरेट एन एरर, ठीक है। कैच क्या हो गया इसमें, दैट दिस कंटेन्स द हैंडलर कोड एग्जीक्यूट्स ओनली इफ एन एरर अकर्स, ठीक है। उसके बाद में फाइनली एग्जीक्यूट्स ऑलवेज वेदर एन एक्सेप्शन अकर्ड और नॉट, ठीक है। सो यहाँ पर से तीन इसके ये चीजों को याद रखना, ट्राई, कैच, फाइनली, ठीक है, इस तरीके से दिस वर्क्स। उसके साथ साथ यूजफुल मेथड क्या क्या है, देखो एक जैसे कि गेट मैसेज हो गया, ठीक है। सो दिस एक्सट्रैक्ट्स द स्पेसिफिक एरर मैसेज फ्रॉम द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये गेट मैसेज फंक्शन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो नाउ वी आर कमिंग अपॉन द पोर्शन ऑफ असर्शंस। ये असर्शंस क्या होते हैं, सो इनका पर्पस क्या होता है, ये डिटेक्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं लॉजिकल एरर्स को। देखो कुछ लॉजिकल एरर्स हमसे हो सकते हैं, तुम एक लॉजिक बिल्ड करते हो हर प्रोग्राम के लिए और तुम्हारी कोई लॉजिकल एरर हो गई, तो उससे फिर जो है वो फिक्स करने के लिए, करेक्ट करने के लिए वी यूज दी assertions during the development. So this assumes a condition must be true, ठीक है। तो तुम assert करते हो, ठीक है, एक syntax 1 हो गया, जैसे you are asserting an expression, so assert expression। उसके बाद में syntax 2 क्या हो सकता है, assert expression 1 is to expression 2, ठीक है। तो इनका भैया डिफरेंस क्या होगा, देखो सबसे पहले तो अगर तुमने लिखा assert expression, so throws an assertion error if expression is false, ठीक है। और assert expression 1 is to expression 2 अगर ये लिख रहे हो, so those throws like error and prints expression 2 a message if expression 1 is false। तो अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है तो ये एक्सप्रेशन 2 को जो है एक मैसेज को प्रिंट करा देता है, ठीक है। सो याद रखना दैट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस फॉर द डीबगिंग कोड, ठीक है, तभी उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, असर्शन का इस्तेमाल जो है कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सो इफ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज योर थ्रेड्स। अब ये थ्रेड्स क्या है, ये थ्रेड्स क्या बला है भैया। सो देखो एक थ्रेड क्या होती है, ये एक इंडिपेंडेंट पाथ होता है ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर एक पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, समझ रहे हो, मतलब कि मल्टी थ्रेडिंग क्या हो जाती है फिर, कि एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूज, है ना। अब जैसे कि अगर तुम यहां पर से देखोगे, एक ये पाथ हो गया, अब इस पर मल्टीपल थ्रेड्स आर मोर लाइक कार्स, के एक हाईवे है उस पर कार्स चल रही हैं, जैसे थ्रेड ए, थ्रेड बी, ठीक है, थ्रेड सी, थ्रेड लाइक इस तरीके से देयर आर मल्टीपल कार्स, ठीक है। सो यहां पर से तुम समझ सकते हो 2 ways टू क्रिएट थ्रेड्स इन जावा। पहला होता है एक्सटेंड द थ्रेड क्लास, ठीक है, कि तुम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर दो। दूसरा होता है यू कैन इंप्लीमेंट द
रन लाइक रनेबल इंटरफेस, ठीक है, उसे भी तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो. सो दिस प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कॉन्करेंट ऑपरेशंस विदाउट ब्लॉकिंग द मेन प्रोग्राम, ठीक है. उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड वी विल कंटिन्यू, सो यहाँ पर से नेक्स्ट चीज आती है तुम्हारी रैपर क्लासेस. अभी ये रैपर क्लासेस क्या होती है? ये देखो तुमने बहुत सारे वेरिएबल्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को तो समझा है, तो उनकी अब अपनी जो है खुद की रैपर क्लासेस भी होती हैं, जिसमें तुम लोग फिर जो है बॉक्सिंग या अनबॉक्सिंग करते हो, ठीक है. अब बॉक्सिंग का मतलब ये नहीं कि तुम बॉक्सिंग करने लग जाओ, नहीं, वो चीज नहीं है, तुम समझोगे अभी एग्जैक्टली क्या है. सो देखो पर्पस क्या होता है, दिस क्रिएट्स द सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इनटू जावा ऑब्जेक्ट्स, कि तुम्हें अगर डेटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है. सो यहां पर से अगर तुम देखोगे, अगर तुम्हारे पास 5 ऑफ इंट है, मतलब इसका डेटा टाइप इंट है, उसकी अगर तुम बॉक्सिंग कर देते हो, ठीक है, तो वो एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बन जाएगा. और इसी की अगर तुम अनबॉक्सिंग कर दोगे, तो तुम्हें अगर ऑब्जेक्ट से तुम्हें जो है डेटा टाइप तक जाना है, ठीक है, तो यहां पर से तुम ऑब्जेक्ट को अगर अनबॉक्स करोगे तो डेटा टाइप पहुंच जाओगे, और डेटा टाइप को बॉक्स करोगे तो ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाओगे, ठीक है. सो यहां पर से ये चीज तुम्हें समझ में आ गई. अब जैसे अगर बाइट है, कुछ नहीं करना है भाई, अलग कुछ नहीं है, तुम देख रहे हो, बस फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दो, बाइट को बाइट कर दिया, शॉर्ट को शॉर्ट ही रखा, इंट को पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म में इंटीजर लिख दिया, लॉन्ग को लॉन्ग ही रखा, फ्लोट को फ्लोट ही रखा, डबल को डबल ही रखा, कैर को पूरा एकदम एक्सटेंडेड फॉर्म में कैरेक्टर लिख दिया, बुलियन को बुलियन ही रखा, ठीक है. सो ऑटो बॉक्सिंग, दिस ऑटोमेटिक कन्वर्जन फ्रॉम प्रिमिटिव टू द रैपर ऑब्जेक्ट, वेयर एज अनबॉक्सिंग क्या होती है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन फ्रॉम द रैपर ऑब्जेक्ट बैक टू प्रिमिटिव, ठीक है. सो ये रैपर क्लासेस को गाइस याद रखना. उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज तुम्हारी कि अब तुम्हारे को स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन कैसे करना होता है. स्ट्रिंग तुम्हारे को पता है, इट इज द सेट ऑफ कैरेक्टर्स लाइक व्हिच आर प्लेस्ड इन अ सिंगल लाइन और इन मल्टीपल लाइंस. तो देखो स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है. और ये किसके अंदर आता है? ये इस पैकेज के अंदर आता है, java.lang के अंदर, ठीक है. तो अगर मान के चलो मैंने इसे जावा लिख दिया, पहले तो इसकी जो है लाइक इंडेक्सिंग कर दो. इसमें भी इंडेक्सिंग ऐसी होती है 0 1 2 3, ठीक है. सो याद रखना, क्रिएटिंग स्ट्रिंग नेम सीबीएसई, ठीक है, तो इसमें भी इंडेक्सिंग कर सकते हो तुम 0 1 2 3, ठीक है. तो कॉन्केटेनेशन क्या होता है? दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना. अब जैसे अगर तुमने मान के चलो एक स्ट्रिंग बना ली, स्ट्रिंग ए, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 54, ठीक है. और फिर उसके बाद में जो एक तुमने बना ली स्ट्रिंग बी, ठीक है, जो कि तुमने बना ली 46. अब मुझे बताओ 54 प्लस 46 क्या होता है गाइस? 54 प्लस 46 इज 100. लेकिन अगर तुम यहां पर से लिखते हो a प्लस बी, ये हो गया कॉन्केटेनेशन. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्कैट करना. अब अगर इसके लिए तुम ऐसे भी लिख सकते थे कि a डॉट कॉन्कैट b, ठीक है, ये तुम ऐसे कॉन्कैट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते थे. लेकिन अभी सिंपली a प्लस बी देखोगे, तुम्हारे हिसाब से ये कितना होना चाहिए? 100. नहीं भाई, ये हो जाएगा 5446. समझ रहे हो? ये सिर्फ तो सिर्फ कुछ ऐसे समझ लो कि एक इमेज हो गई, ठीक है, जिसमें तुमने इस एक इमेज को और जस्ट नेक्स्ट टू इट तुमने इस इमेज को रख दिया, तो वो 5446 दिख रहा है नंबर, ठीक है. समझ में आ गया? सो कॉमन मेथड्स जो तुम्हारे को याद रखना है, लेंथ में यहाँ पर देख रहे हो तुम कि तुम्हारे पास अब पैरेंथेसिस है, जो मैंने तुम्हारे को बताया था कि एरे में नहीं होती है, यहाँ पर स्ट्रिंग में होती है. सो दिस रिटर्न्स ऑफ द लाइक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी. सीबीएसई की सेम वे जावा की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी. टू लोअर केस क्या करता है? अब तुम्हारे को ये पता है जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो अगर तुम्हारे को मान के चलो तुम्हारे पास में एक स्ट्रिंग ए है और जो कि तुमने लिया है जावा, ठीक है, तो तुमने मान के चलो वो ले लिया है जावा, ठीक है. अब ये तो पूरे अपर केस वर्ड्स है, लाइक लेटर्स है ना. तो इसको अगर तुम ऐसे लिख देते हो दैट ए डॉट टू लोअर केस, ठीक है, लोअर केस में एल कैपिटल है, ठीक है, और सी कैपिटल है, टू डॉट लोअर केस, ठीक है, ऐसे तुमने लिख दिया, तो ये इसे किस में कन्वर्ट कर देगा? ऐसे इसमें कन्वर्ट कर देगा जावा, ठीक है. और सेम उसका ऑल्टर फॉर्म यूज करना हो तो तुम लाइक जो है टू अपर केस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो. गोइंग अहेड अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज पे आगे आते हैं. सो और भी क्या क्या तुम्हारे फंक्शंस होते हैं जो तुम्हें यूज करने होते हैं. सबसे पहले एक और फंक्शन होता है तुम्हारा रिप्लेस, जो कि ओल्ड को न्यू से रिप्लेस कर देता है कैरेक्टर्स को. सो दिस रिप्लेसेस द अकरेंस ऑफ एन ओल्ड कैरेक्टर और स्ट्रिंग विद अ न्यू वन, ठीक है. तो यहां पर जो तुम्हारे को ओल्ड है वो पहले रखना होता है, फिर तुम न्यू रखते हो. फिर ट्रिम फंक्शन क्या करता है कि आगे और पीछे के व्हाइट स्पेसेस को हटा देता है. सो रिमूव्स द लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस, ठीक है. और उसके बाद में इक्वल्स क्या करता है कि वो चेक करता है, ठीक है, कि क्या दो स्ट्रिंग्स बराबर हैं. अब जैसे जावा और सीबीएसई आर नॉट इक्वल, तो फॉल्स रिजल्ट दे देगा. वेयर एज जो एक कंपेयर टू होता है, दिस कंपेयर्स द स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली. अब ये लेक्सिकोग्राफिकली भैया ये क्या चीज है? मतलब अल्फाबेटिकली चेक करता है. अब मान के चलो यहां पर अगर मुझे चेक करना हो, ठीक है, कि मेरे पास में मैं एक वर्ड लिख रहा हूं SOLA और फिर एक लिख रहा हूं SOLB, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये मेरी हो गई एक स्ट्रिंग ए, ठीक है, और ये हो गई मेरी एक स्ट्रिंग बी, ठीक है. तो यहां पर से ये क्या करता है एग्जैक्टली? देखो इंडेक्स 0, यहां पर इनकी इंडेक्सिंग कर दूं 0 1 2 3, है ना, यही है इनकी इंडेक्सिंग. 0 पे दोनों जो है वैल्यूज सेम है SS, 1 पे दोनों OO सेम है, 2 पे दोनों लाइक सेम है, तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे. थर्ड पे इसने पकड़ लिया A और B. अब तुम अगर मान के चलो A माइनस बी करते हो या फिर A डॉट कंपेयर टू बी करते हो,
ठीक है, तो उसका मतलब हो गया a माइनस बी। अब इसकी जो है इसका वैल्यू है 65, इसकी इसका वैल्यू है 66, तो ये क्या हो जाएगा 65 माइनस 66, दिस विल गेट यू द रिजल्ट एज -1। ठीक है, तो ये कंपेयर टू का रिजल्ट हमेशा कैसे आता है गाइस, याद रखना, इसका जो है एक इंट रिजल्ट आता है। उसके बाद में सबस्ट्रिंग की बात करें, दिस बिगिंस विद द इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। ठीक है, और इसकी जो ट्रिमिंग होती है, अब मान के चलो मैं बोल देता हूं, ठीक है, कि मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है, और ये लिख रही है प्रणय भैया इज ओपी। ठीक है, प्रणय भैया ओपी। ठीक है, तो ये चीज तुमने लिख दी। अब मैं बोलूंगा यार इसकी जल्दी से इंडेक्सिंग और कर दो। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग कैसे करोगे तुम, यहाँ पर तुम लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने बोला कि मैं सबस्ट्रिंग में जो है ना वैल्यूज को क्या क्या पास कर रहा हूँ, 7 से लेकर के रैंडमली 11 तक। एक चीज जो तुम्हें याद रखनी है इस ट्रिक बता रहा हूँ, पहले कट लगा दो, 7 के पहले कट लगा दो। 7 जो है उसके पहले कट, एच के पहले कट लगा दिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद में जो है 11 के भी पहले कट लगा दो। सो 11 के पहले कट लगा दिया 10। अब ये जो बीच वाला मिडिल पोर्शन आया, मतलब 7 8 9 10, जिसमें क्या क्या आ रहा है, एच ए आई वाई। ठीक है, ये पोर्शन को सिर्फ तुम उठा लोगे एंड दैट इज गोइंग टू बी द सबस्ट्रिंग। सो याद रखना भाई। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि भैया अगर मान के चलो सिर्फ मुझे एक बिगिनिंग इंडेक्स दे दिया है ना, मेरे पास में एक ऐसी स्ट्रिंग है CBSE, ठीक है, जिसकी मैंने इंडेक्सिंग भी कर दी 0 1 2 3, और मुझे यहां से दे रखा है सिर्फ 1। ठीक है, अब इसके आगे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा भाई सिर्फ पहले कट लगाओ 1 के। सो बी से पहले कट लगाओगे और BSE, ये पूरा आ जाएगा। फिर उसे स्ट्रेच कर दो, एंड तक स्ट्रेच कर दो। फिर अगर एंड का इंडेक्स नहीं दिया रखा है तो उसे स्ट्रेच कर दो। ये चीज तुम लोग, एंड इसी के साथ में दिस मार्क्स द एंड टू योर होल जावा प्रोग्रामिंग। आई होप सो इसका तुम्हारा बहुत तगड़ा रिवीजन हो गया हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विद योर यूनिट 4 इन द नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिट 4 ऑफ आईटी, और यहां पर हम लोग डीएमए की बात कर रहे होते हैं। तो अब हम इसके साथ में जो स्टार्ट कर लेते हैं, दिस इज द लास्ट यूनिट। अब देखो यार गाइस, सबसे पहले तो अगर तुम लोग बात करोगे कि जो तुम्हारा वर्क एरिया होता है वो कहां कहां यूज हो सकता है, देखो जैसे कि इट्स यूज्ड इन, मान के चलो एजुकेशन में, स्टूडेंट के मार्क्स, फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके अलावा जो इट्स यूज्ड इन बैंकिंग है ना, लाइक कस्टमर लोन्स, डेली ट्रांजैक्शन, हॉस्पिटल्स में यूज होता है, पेशेंट डॉक्टर्स रूम्स एंड इक्विपमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर में यूज होता है फॉर लाइक इलेक्टोरल रोल, टैक्सेस, पैन या फिर आधार में, कंपनीज में जो है ये यूज हो रहा होता है फॉर एम्प्लॉइज प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। उसके अलावा जो है ई कॉमर्स में ये यूज हो रहा होता है ना, ये एयरलाइंस या रेलवेज में यूज होता है, टेलीकॉम में यूज होता है, होटल्स में यूज होता है, राइट। सो इट्स यूज्ड इन मल्टीपल सेक्टर्स। अब उसके बाद में जो अगर तुम आगे बढ़ते हो, सो लाइक डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है, सबसे पहली चीज तो कि डेटा को स्टोर कैसे कर रहा है। तो देखो जैसे कि मान के चलो कोई पर्सनल लाइक कौन से डेटा को तुम स्टोर कर रहे हो, पर्सनल डिटेल्स को तुम स्टोर कर रहे हो, लाइक एड्रेस, एज, पैन नंबर, ऑक्यूपेशन, कॉन्टैक्ट, स्टाफ की इन्फो को स्टोर कर रहे हो, प्रोडक्ट की इन्फो को स्टोर कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइक इन्फो को जो है तुम स्टोर कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, जैसे कि तुम्हें पता है इस कॉलेज या स्कूल का मैनेजमेंट है ना, ऑनलाइन रिजर्वेशन, हॉस्पिटल एंड बैंक मैनेजमेंट, शॉपिंग एंड ई कॉमर्स लाइक एप्स होते हैं, बिल पेमेंट्स जनरेशन, ये सारी चीजें, लाइब्रेरी एंड रियल एस्टेट मैनेजमेंट, टेलीकॉम एंड लाइक इंश्योरेंस मैनेजमेंट, इस सब में जो है ये यूज हो रहा होता है। उसके बाद में जो है आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, सो नेक्स्ट चीज क्या थी कि वर्क एक्सपीरियंस, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये पूरा जो फ्लो चार्ट है, ठीक है। सो अगर मान के चलो केस स्टडी ये है कि एक XYZ शॉपिंग हो रही है, वेबसाइट, एक शॉपिंग वेबसाइट है, उसकी एंटिटीज और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक कस्टमर है, ठीक है, उसकी एक विश लिस्ट है, ठीक है। सो उसकी क्या है, विश लिस्ट है, ठीक है। विश लिस्ट के अंदर एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होता है उसकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी होगी, है ना, और प्रोडक्ट का जो है कोई एक सेलर होगा, है ना। उसके अलावा ये जो विश लिस्ट है उसमें से ये ऑर्डर करता है, ऑर्डर किसे करता है, प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, ठीक है। फिर उसका शिपमेंट होता है और फिर वो उसकी पेमेंट भी कर रहा होता है। सो देयर आर दीज टाइप्स ऑफ मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। उसके बाद में जो है अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो नेक्स्ट चीज क्या आ रही है, नेक्स्ट अगर तुम देखते हो तो सबसे पहले तो यहाँ पर से, ठीक है, कि यहाँ पर शॉपिंग वेबसाइट पे एसेंशियल डेटाबेस स्कीम्स लाइक स्कीम्स क्या होती है। सो यहाँ पर अगर तुम देखोगे सबसे पहले तो कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, ठीक है, कि कैटेगरी क्या है, ठीक है, कैटेगरी आईडी क्या है, नेम डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट आईडी क्या है, नेम क्या है, कैटेगरी आईडी क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। यूजर्स में जो है तुम्हारे को याद रखना है, ठीक है, कि तुम्हारे को कस्टमर, सेलर, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांजेक्शन्स की अगर हम लोग बात करें, सो यू मेक द ऑर्डर आईडी, यू मेक द पेमेंट आईडी, यू मेक द शिपमेंट आईडी, यू मेक द विश लिस्ट लाइक कार्ट पूरा एक, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से तुम्हारे को याद रखना है सबसे पहले तो कि यहाँ पर जो है अगर तुम बात करोगे अबाउट दी अगेन वर्क एक्सपीरियंस, तो शॉपिंग वेबसाइट की फंक्शनैलिटी और जावा रूटीन्स क्या होंगे। तो देखो सेटअप, यू सेटअप द प्रोडक्ट्स, है ना, तुम उसकी कैटेगरी को डालते हो, डिस्प्ले करते हो कैटेगरी को, फिर इंसर्ट करते हो प्रोडक्ट को, इंसर्ट करते हो सेलर को, ठीक है। फिर तुम कस्टमर विजिट्स देखते हो, यू चेक द साइन अप एंड लॉगिन, है ना, इंसर्ट कस्टमर, मॉडिफाई कस्टमर, एड टू फेवरेट्स, इंसर्ट विश, डिस्प्ले विश। उसके बाद में जो तुम शॉपिंग कार्ट एंड चेकआउट बनाते हो, लाइक यू ऐड आइटम्स एंड बाय, इंसर्ट ऑर्डर, है ना, यू प्रोवाइड द डिटेल्स एंड चूज द पेमेंट मोड, ठीक है, इंसर्ट पेमेंट्स। उसके बाद में जो यू फाइनलाइज थिंग्स अप,
ठीक है, तुम उसे फाइनलाइज करोगे, मतलब डिस्पैच करते हो, इंसर्ट शिपमेंट डिटेल्स एंड ट्रैक करते हो ऑर्डर को, डिस्प्ले दी ऑर्डर। ठीक है, सो ये चीज तुम्हारे को याद रखना है। जितनी भी क्लासेस है लाइक कैटेगरी, प्रोडक्ट, सेलर, कस्टमर, ऑर्डर, ऑल्सो इंक्लूड द डिलीट एंड मॉडिफाई रूटीन्स। ठीक है, ये जो चीज होती है सब जावा के अंदर होती रहती है। उसके बाद गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो हो गया पूरा। सो दिस फाइनली मार्क्स द एंड टू योर होल आईटी सिलेबस। आई होप सो तुम्हारा एक जो बहुत सुपर फास्ट रिवीजन हो सकता था 1 घंटे के अंदर, वो मैंने करा दिया है। तुम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट दी CUET बैचेस प्रोवाइडेड बाय दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स। ठीक है, एंड यू कैन यूज द कूपन कोड प्रणय50 टू एनरोल इन दैम, और तुम्हें सिंपली 50% ऑफ मिल जाएगा तुम्हारे एनरोलमेंट पे। एंड अभी हम इस वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। आई होप सो तुम्हें काफी मजा आया हो, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। बाय बाय, थैंक यू।